भाई कभी लगता है कि भगवान ने तुम्हारी लाइफ हार्ड मोड पे इंस्टॉल कर दी है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे आज के हीरो की तो उससे भी बुरी हालत है। गरीबी, बुलिंग और प्रॉब्लम्स इतनी की लगती है कि किस्मत ने पर्सनली खुंदक निकाल रखी है। लेकिन फिर एक दिन उसकी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज अचानक से अनलॉक हो जाती है, और जो लोग उसे साइड करेक्टर समझते थे उन्हें पता नहीं था कि असली मेन करेक्टर अपडेट अभी इंस्टॉल हुआ है। और हाँ, अगर तुम भी 10 मिनट बोल के 1 घंटा एनिमे को देखते हो तो तुम एक सच्चे एनिकासे आर्मी के मेंबर हो। भाई दिल से शुक्रिया तुम्हारा यार, ये लो पुच्ची लो। तो आज की कहानी एक ऐसे बुलिड ऑर्फन की होने वाली है जो कि अपनी गॉड लेवल पावर से सबकी ईगो को अनइंस्टॉल कर देता है, जैसे फ्री फायर वाले पबजी वालों की। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हारुतो को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा है कि तभी वहाँ पर उसकी चाइल्डहुड क्रश मिहारू पहुंच जाती है, जो कि उसे रोते हुए यहाँ से जाने से मना करती है। हारुतो उससे प्रॉमिस करता है कि वो बड़ा होकर यहाँ वापस जरूर आएगा और उससे शादी करूंगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और हारुतो तो बस में बैठकर यूनिवर्सिटी से वापस जा रहा था, जहाँ एक छोटी सी बच्ची उसे देख रही थी। पर जैसे ही वो उसे देखता है, एक ट्रेन आकर उस बस को टक्कर मार देती है और पहली बार ट्रक उनको छोड़कर ट्रेन कुन ने अपना काम किया है। जब हारुतो इसेकाई हो रहा था तो उसे फिर से वही चीजें याद आती है। तभी किसी और दुनिया में एक बदबूदार फटे कच्चे जैसे बच्चे को होश आता है, जिसका नाम रियो है। जब उसे होश आता है तो उसके दिमाग में किसी और इंसान की मेमोरीज थी। उसे समझ नहीं आता कि ये मेमोरीज है किसकी। वो अपना नाम भी भूल जाता है और खुद को हारुतो बुलाने लगता है। एक सेकंड, ये हारुतो कौन है? और मेरे दिमाग में वो क्या, ये कौन है ये लोग? मैं बस में बैठा था, पर ये बस होती क्या है? इसके बाद उसे हारुतो की और भी ज्यादा मेमोरीज याद आने लगती है और उसे लगने लगता है कि बुखार की वजह से वो पागल हो गया है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और बैठकर खाना खाने लगते हैं, और उस भूखे बच्चे को खाना देने की जगह एक बंदा उससे कहता है, ओए रियो, तेरे से बदबू आ रही है, चल बाहर निकल यहाँ से। इसके बाद रियो वहाँ से बाहर आ जाता है और पेड़ पर लगे फल ही खाने लगता है। इसके बाद रियो को फिर से हारुतो के फ्लैशबैक आते हैं और उसे पता लगता है कि हारुतो एक 20 साल का लड़का था जिसका यूनिवर्सिटी से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया, और वो फिर से कंफ्यूज होने लगता है कि वो है कौन। तभी वो खुद को याद दिलाता है कि मेरा नाम रियो है, जो कि स्लम्स में रहता है, और मेरा सिर्फ एक ही सपना है, अपनी माँ की मौत का बदला लेना। बाहर कुछ लड़कियां आती है। छोटी लड़कियां कहती है कि इससे कितनी बदबू आ रही है, और सबसे बड़ी वाली लड़की उससे रूडली पूछती है कि क्या उसने एक पर्पल कलर के बालों वाली लड़की को देखा है। और उसके बात करने का तरीका बहुत बुरा था, जिस वजह से रियो उसे कोई जवाब नहीं देता। तो वेनेसा की बदतमीजी के लिए सेलिया उससे माफी मांगती है और वो उससे दोबारा से पूछती है, पर रियो कहता है कि ना ही उसने ऐसा कुछ सुना है, ना ही उसने ऐसी लड़की को देखा है। जिसके बाद सेलिया उससे पूछती है कि स्लम्स का रास्ता किधर है, पर रियो उसे वहाँ जाने से मना करता है, क्योंकि उसके इतने अच्छे कपड़े देखकर वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो रियो कहता है कि उन्हें स्लम्स में जाने से पहले कपड़े बदल लेने चाहिए। लेकिन कासल में वापस जाने से पहले सेलिया आखिर बार अपने मैजिक डिटेक्शन स्पेल का यूज करती है। जब सिलिया अपने स्पेल को यूज करती है तो उसे आसपास कुछ भी नहीं मिलता, पर तभी वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि रियो के पास भी मैजिक पावर्स है। तभी को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो सब ये सब इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। जाने से पहले सेलिया रियो को कुछ सिल्वर कॉइन्स देती है। रियो जल्दी से उन कॉइन्स को छुपाने के लिए चला जाता है, लेकिन रियो जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है, एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उसकी कॉइन्स की थैली उसकी जान को बचा लेती है। जिसके बाद वो देखता है कि उसने उन सभी लोगों को भी मार दिया है, और अब वो भी अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। पर तभी अचानक समय रुक जाता है और उसके सामने एक लड़की की स्पिरिट आती है, जो कि उसे हारुतो कह के बुला रही थी और उसे बेसिक मैजिक का यूज करना सिखा देती है। इसके बाद हारुतो रियो की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है, और जो उसके ग्रैंडफादर ने उसे सिखाया था वो उन टेक्निक्स का यूज करके उस किलर पर हमला कर देता है। पर वो असैसिन भी मैजिक यूज कर सकता था, और वो रियो को मारने की कोशिश करता है, पर रियो उसके हमले को डॉज करके उसके मुंह पर लात मारता है, जिससे उसके हाथ से नाइफ नीचे गिर जाती है। इससे असैसिन को गुस्सा आ जाता है, साले गंदी नाली के कीड़े, तू मुझसे भिड़े। लेकिन जब वो फिर से उसके ऊपर हमला करने जाता है तो रियो उसे उठाकर नीचे पटक देता है, और वो भी अपनी ताकत को देखकर हैरान हो जाता है। तभी रियो देखता है कि जो बोरी वो सभी लेकर आए थे उसमें हलचल हो रही है। जब रियो बोरी को खोलता है तो वो देखता है कि जिस लड़की को प्रिंसेस ढूंढ रही थी वो यही है, और इसका नाम प्रिंसेस फ्लोरा है। फ्लोरा रोते हुए रियो से कहती है कि वो उससे
कासल ले चले, पर तभी वो आसपास इतने सारे खून को देखती है जिसकी वजह से वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। तब रियो फ्लोरा को अपने कंधे पर उठाकर उसे कासल की तरफ ले जाने लगता है, पर तभी वो सारी लड़कियां वहाँ पर आ जाती है। क्रिस्टीना नाम की लड़की उसके पास आती है और उसे चांटा मारती है क्योंकि उसे लगता है कि रियो ने प्रिंसेस को किडनैप किया था और ऊपर से उनसे झूठ भी बोला। मैं इसे बचाकर वापस कासल में ही लेके आ रहा था। वो उन्हें सारी बात समझाने की कोशिश करता है लेकिन उनमें से कोई भी कुछ सुनना ही नहीं चाहता। वेनेसा तो उसकी गर्दन पर तलवार रख देती है और उसे सजा सुनाने के लिए वो सभी उसे कैसल में लेकर जाना चाहते हैं। इसके बाद कासल में हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि रियो को एक कमरे में टॉर्चर कर रहा था। वो जानबूझकर उस पर प्रेशर डाल रहे थे कि वो झूठ मूठी इस गुनाह को कबूल कर ले और उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरा को होश आ जाता है। उसे देख के वेनेसा कहती है कि उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया है जिसने उसे किडनैप किया था, पर फ्लोरा बताती है कि उसी ने उसकी जान बचाई थी। तो वो सारी लड़कियां रियो को बचाने के लिए वहाँ से जाने लगती हैं। वहीं चार्ल्स ने रियो को पीट पीट कर उसकी काफी बुरी हालत कर दी है। तभी वहाँ पर वेनेसा और सिलिया पहुंच जाती है। उन्हें देखते ही चार्ल्स कहता है इसने कबूल कर लिया है कि इसने प्रिंसेस को किडनैप किया था। वेनेसा उससे कहती है कि फ्लोरा को होश आ चुका है और उन्होंने बताया है कि रियो ने उसे बचाया था। चार्ल्स ये सुनकर घबरा जाता है और वहाँ से चुपके से निकल जाता है। तब सिलिया उसे हील करने की कोशिश करती है पर रियो गुस्से में उसे धक्का दे देता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो उसके सामने सिलिया थी और जब उसे याद आता है कि वो सिलिया थी जिसने उससे अच्छे से बात की थी, उसका गुस्सा भी शांत हो जाता है। सिलिया उससे माफी मांगती है और उसे बताती है कि उससे किंग मिलना चाहती है। ठीक है, पर क्या तुम मुझे कुछ मैनर सिखा दोगी? मुझे नहीं पता कि कैसे बात करनी होती है। इसके बाद सिलिया उसे कुछ तौर तरीके सिखा देती है। अगले दिन रियो किंग से मिलने जाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है वो फटीचर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो बड़ी ही तहजीब के साथ अंदर आता है और किंग को ग्रीट करता है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किंग उसे रॉयल एकेडमी में एडमिशन दिला देता है जहाँ की सिलिया और रियो बात कर रहे थे। जहाँ सिलिया को पता लगता है कि रियो को पढ़ना लिखना नहीं आता, वो उससे कहती है कि क्लास खत्म होने के बाद वो उसके पास आ सकती है, वो उसे पढ़ना सिखा देगी। और क्लासरूम में जाने से पहले सिलिया उससे कहती है कि इस एकेडमी में रॉयल फैमिली और नोबल्स के बच्चे पढ़ते हैं, यानी यहाँ उसे बुली किया जा सकता है। पर रियो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी जगह पता है। जिसके बाद क्लासरूम में सिलिया सभी को बताती है कि ये एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है जो कि उन्हें आज से ज्वाइन करने वाला है। इसके बाद वो रियो को अपना इंट्रोडक्शन देने को कहती है, लेकिन उसका इंट्रो सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद सिलिया उससे कहती है कि वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए और वो सभी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। जहाँ जब सभी को पता लगता है कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता तो उसका और ज्यादा मजाक उड़ने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद रियो सिलिया के पास आता है और अंदर जाने पर वो देखता है कि उसके रूम में किताबें इधर उधर फैल रखी है। भले ही वो 12 साल की है पर उसकी इंटेलिजेंस के बारे में पूरे किंगडम को पता है। रियो उससे पूछता है कि वो इतनी कम उम्र में प्रोफेसर कैसे बन गई। मैंने प्राइमरी स्कूल स्किप कर दिया और सीधा हाई स्कूल में पहुंच गई और ग्रेजुएशन करने के बाद सीधा प्रोफेसर बन गई। इसके बाद रियो कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसे देता है जिसे देख के सिलिया हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं था। वहीं रियो ने हारुतो की मेमोरीज का यूज करके इन मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। सिलिया देखती है कि उसके सारे जवाब सही थे और उससे पूछती है कि उसे ये सब किसने सिखाया। मुझे थोड़ा बहुत मेरी मॉम ने सिखाया था। अच्छा, यानी तुम्हारी मॉम इन सारी चीजों में बहुत अच्छी होंगी। हाँ, वो अच्छी तो थी। उसका उदास चेहरा देखकर वो समझ जाती है कि उसे टॉपिक बदल देना चाहिए। आगे सिलिया उससे पूछती है कि कहीं उसे आज किसी ने बुली तो नहीं किया। रियो उस चंपू के बारे में सोचता है जिसने कि उसे बुली किया था, पर वो उससे कहता है कि उसे किसी ने परेशान नहीं किया। जिसके बाद सिलिया उससे पूछती है कि क्या उसे और किसी चीज में मदद चाहिए, तो रियो उसे बताता है कि उसके पास बुक्स नहीं है। तो सिलिया उससे कहती है कि वो उसके लिए लाइब्रेरी से बुक ला देगी। अगले दिन हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनकी स्वॉर्ड क्लास में ट्रेनिंग चल रही है और क्योंकि एक झोपड़पट्टी वाले के साथ कोई भी ट्रेनिंग नहीं करना चाहता था तो रियो अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा था। यह देखकर उनका टीचर वहाँ पहुँच जाता है। बच्चे, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करें। यह देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद रियो हारुतो की मेमोरीज का यूज करता है और टीचर के ऊपर हमला कर देता है। उसकी फाइटिंग स्टाइल को देखकर वो इम्प्रेस हो जाते हैं। क्या तुम रॉयल नाइट बनना चाहोगे? माफ करना, पर मुझे इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और रियो अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद उनका एग्जाम भी शुरू हो जाता है और जो लप्पू उसे परेशान कर रहे थे वही सभी सवाल पर अटके पड़े हैं और रियो धड़ाधड़ जवाब लिखने में लगा हुआ है। एग्जाम खत्म होने के बाद जब वो बाहर आता है वो बाहर देखता है कि सभी की कोई ना कोई दोस्त या फिर गर्लफ्रेंड है और वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। तभी उसे हारुतो की बचपन की क्रश भी याद आती है कि कैसे जब वो वापस दोबारा मिले तो मिहारू की फीलिंग्स उसके लिए खत्म हो चुकी थी। वो वापस से अपने
अपने रूम में आता है। मैं हारूटो नहीं हूँ, हारूटो बहुत पहले ही मर चुका है, मुझे उसके बारे में जरा भी नहीं सोचना है, मुझे बस अपना बदला लेना है, जिसके लिए मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा। इसके बाद जब रिजल्ट का दिन आता है तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि इस बार के एग्जाम में रियो ने टॉप किया है। ये देखकर रॉयल फैमिली के लप्पुओं को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर रियो पहुँचता है। उसे देखकर लप्पू उसके पास जाता है। तुमने जरूर चीटिंग की होगी, नहीं तो तुम्हारा टॉप में आना तो नामुमकिन है, तेरे लिए होगा इम्पॉसिबल बे। मैं तो इक्वेशन को सुन के जवाब बता सकता हूँ। तभी फ्लोरा उससे कहती है कि उसे बिना किसी सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। लप्पू हैरान हो जाता है कि प्रिंसेस एक नोबल की साइड लेने की जगह एक झोपड़पट्टी वाले की तरफ से क्यों बोल रही है। कि तभी वहाँ पर सिलिया आ जाती है और कहती है कि उसने कोई चीटिंग नहीं की है, वो उसके पास आके पढ़ता था, इसीलिए उसने टॉप किया है। लेकिन लप्पू कहता है कि ये सभी मिलकर हमें पागल बना रहे हैं, चलो यहाँ से। उसका साथ देने के लिए रियो उनका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन प्रिंसेस फ्लोरा गुस्से में थी, क्योंकि वो उसकी वजह से सेकंड आई और मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ इंस्ट्रक्टर सभी से कह रहे थे कुछ दिनों बाद नाइट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, जिसके लिए मैं कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने जा रहा हूँ जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। वो है एल्फोंस, स्टुअर्ट और रियो। रियो का नाम सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एल्फोंस कहता है कि ऐसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट में वो एक झोपड़पट्टी वाले को हिस्सा लेने कैसे दे सकते हैं। एल्फोंस डिसीजन लिया जा चुका है। इसके बाद जब सिलिया को पता लगता है कि उसे नाइट टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट किया गया है तो वो उसे कांग्रेचुलेट करती है और कहती है कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर उसने इसमें अच्छा परफॉर्म किया तो वो आसानी से एक रॉयल नाइट बन सकता है। पर रियो कहता है कि उसका नाइट बनने का कोई इरादा नहीं है, वो तो अपनी एक जर्नी पर निकलना चाहता है। ये सुनकर सिलिया दुखी हो जाती है और वो अलग अलग तरीके के बहाने बनाने लगती है ताकि रियो हमेशा के लिए उसके साथ रहे। लेकिन उसका कोई भी पैतरा काम नहीं आता और वो दुखी होकर उससे पूछती है कि वो जर्नी पर कहाँ जाने वाला है। रियो उसे बताता है कि वो अकामा जाने वाला है, क्योंकि एक बार उसकी मॉम ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे अकामा लेकर जाएंगी। इसके बाद नाइट टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और इस टूर्नामेंट का रेफरी अल्फ्रेड है, जो कि सबसे पहले रियो को बुलाता है। वो जब रिंग में एंटर करने जा रहा था, एल्फोंस उससे कहता है कि वो हारने वाला है, पर रियो उसे इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद अल्फ्रेड रियो के ओपोनेंट को बुलाता है, जो कि वही हराम का पिल्ला चार्ल्स है। उसकी गोबर सी शक्ल देखकर भी वो खुद को कंट्रोल में रखता है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट शुरू कर दी जाती है, जहाँ रियो उसके ऊपर भारी पड़ रहा था और चाहे वो अपने शील्ड का यूज क्यों ना कर ले, फिर भी रियो आसानी से उसे हरा देता है। लेकिन अपनी हार पर उसे यकीन नहीं होता और वो रेफरी से कहता है कि प्लीज मुझे एक और मौका दो, ये तो मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया था, इसीलिए वो जीत गया। चार्ल्स, तुम एक रॉयल गार्ड हो, ऐसी बच्चों वाली हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती, जाओ यहाँ से। जिसके बाद चार्ल्स हार मानकर वहाँ से चले आता है और सभी लोग रियो की इस जीत के लिए तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद रात को चार्ल्स एक बंदे के पास बैठा था और वो पीते हुए अपनी हार की कहानी बता रहा था और बताता है कि रियो वही लड़का है जिसे कि 5 साल पहले फ्लोरा की किडनैपिंग में पकड़ा गया था। ये सुन के रिस को उस दिन की याद आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये वही बंदा है जिसने उस असासिन को एक क्रिस्टल तोड़कर मार दिया था। अगले दिन सिलिया रियो के यूनिवर्सिटी में आने का इंतजार कर रही थी, पर जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो वो अंदर जाने की जगह साइड में जाता है, जहाँ एक लड़की उसे लव लेटर दे रही थी। ये सब देखकर सिलिया उदास हो जाती है, यानी इधर भी थोड़ी प्यार की आग लग चुकी है। सिलिया एग्जाम के पेपर्स को देखता हुआ सोच रही थी कि कुछ दिनों में ग्रेजुएशन एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसके बाद रियो यहाँ से चला जाएगा और पता नहीं इसके बाद वो उससे दोबारा मिल भी पाएगी या फिर नहीं। इसके बाद वो क्लासरूम में जाती है, जहाँ वो सभी स्टूडेंट्स का मैजिक टेस्ट लेने वाली है ताकि वो पता कर सके कि उन सभी का मैजिक लेवल है क्या। तभी एल्फोंस अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि यहाँ कुछ झोपड़पट्टी के कुत्ते भी हैं जिन्हें जरा भी मैजिक यूज करना नहीं आता। ये सुन के सभी लोग समझ जाते हैं कि वो रियो की बात कर रहा है। जिसके बाद वो उन दोनों को ही सबसे पहले अपना मैजिक टेस्ट देने को कहती है। इसके बाद वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर उन्हें दिखाती है कि वो अपने मैजिक कंट्रोल को कैसे आगे बढ़ा सकती है और उसके कंट्रोल को देखकर सभी स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भले ही ये सच है कि रियो मैजिक फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकता, लेकिन जो वो मैजिक देखता है वो अपने माना से दोबारा जरूर बना सकता है। क्लास खत्म होने के बाद स्टुअर्ट सिलिया की तारीफ करने पहुंच जाता है, पर पीछे से रियो को जाता हुआ देखकर वो उस पर भड़क जाता है और उससे कहता है कि वो स्कूल की लड़कियों पर डोरे डालना बंद करे। वो उसे डराने की कोशिश करता है, पर सिलिया उसी के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद उनकी क्लास का आउटडोर में प्रैक्टिकल चल रहा है। इसमें इन सभी को जंगल का पार करके गोल तक पहुँचना होगा। आगे एल्फोंस कहता है कि मेरे महात्मा बापू की वजह से मुझे जंगल का शॉर्टकट मैप मिल गया है, इसीलिए लीडर तो मैं ही बनूंगा। यह सुनते ही एक लड़की कहती है कि वो शॉर्टकट से नहीं जाने वाली, क्या पता इसके लिए टीचर उसे सजा भी दे, और वो ये नहीं जानते कि ये शॉर्टकट सेफ होगा या फिर नहीं। लेकिन कोई भी उस लड़की की बातों पर ध्यान नहीं
नहीं देता, वो बस शॉर्टकट के जरिए इस मिशन को जल्दी से पार करना चाहती है। तो हार कर वो लड़की भी मान जाती है, जिसके बाद सभी लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं और स्टुअर्ट रियो के पास आकर कहता है तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते ना, तो क्यों ना तुम सारा सामान ही उठा लो। रियो इस चीज के लिए मान जाता है। फ्लोरा उसकी मदद करने के लिए उसके पास आती है, पर रियो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जब वो सभी फॉरेस्ट के अंदर पहुंचते हैं, कुछ गॉब्लिन्स उनके ऊपर हमला कर देती है, पर वो गॉब्लिन्स काफी ज्यादा कमजोर थे, तो वो सभी मिलकर उन्हें आसानी से हरा देते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि रिस इन स्टूडेंट्स का पीछा कर रहा है, और जब वो थोड़ी और आगे जाते हैं, वो देखते हैं कि ये शॉर्टकट किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो सीधा उन्हें एक खाई के पास ले गया। और तभी उनके पीछे से वहाँ कुछ और पहुंच जाती है, और उनके हमले की वजह से एक बच्चे के पैर में चोट लग जाती है, और वो फुदक फुदक कर इधर उधर टकराने लगता है, जिसकी वजह से फ्लोरा नीचे खाई में गिरने लगती है। तब रियो भी उसके पीछे कूद जाता है, और वो अपने मैजिक का यूज करके फ्लोरा को फिर से ऊपर भेज देता है, और खुद खाई में गिरने लगता है। वहीं अल्फोंस की लीडरशिप में सभी लोग एक डिफेंस फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं, और साथ में मिलकर उन सभी और को हरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रियो पूरी तरह से सही सलामत है। इसके बाद अल्फोंस सारे मामले की जांच करने लगता है, पर स्टुअर्ट सीधा कहता है कि वो फ्लोरा से नहीं टकराया, रियो ने जानबूझकर उसे धक्का दिया होगा। वहीं कोई भी उसे ढूंढने के लिए जाना नहीं चाहता, पर फ्लोरा कहती है कि उन्हें उसे बचाने के लिए जाना ही होगा, और अगर कोई उसके साथ नहीं आया तो वो अकेली ही चली जाएगी। प्रिंसेस फ्लोरा आप समझती क्यों नहीं, वो गंदी नाली का कीड़ा था और उसका अंजाम ऐसा ही होना था, उसे मरने दो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। वहीं इस मची हुई बसड़ को देखकर रियो सोचता है कि वो अकेला ही आगे बढ़ जाएगा। तभी उन्हें किसी मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे रियो भी सुन लेता है, और एक मिनाटोर मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। उसे देखकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। क्रिस्टीना उसके ऊपर थंडरबोल्ट से हमला करती है, लेकिन इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, और वो मिनाटोर एक ही हमले से 3 स्टूडेंट्स को नीचे गिरा देता है। प्रिंसेस फ्लोरा एक बच्चे को हील करने लगती है, पर तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर पहुंच जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, पर एन वक्त पर रियो आकर उसे बचा लेता है। वो फ्लोरा से कहता है कि वो जल्दी से उस मोटू को यहाँ से ले जाए। उसके जाने के बाद रियो अकेला ही उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, जो कि एक हाथ से भी उसके ऊपर काफी भारी पड़ रहा था। तो रियो बस उसके हमले को डॉज करता जाता है और मौका देखकर उसकी गर्दन को ही काट देता है। तभी वहाँ फ्लोरा को ढूंढते हुए कुछ स्टूडेंट्स पहुंच जाती है, और इस मौके का फायदा उठाकर रियो वहाँ से निकल जाता है। वहीं रीस जो कि इन सारी चीजों को देख रहा था, उसे लगता है कि रियो में तो कुछ स्पेशल है। इसके बाद हम अकेडमी में सीलिया को देखते हैं, जो कि प्रिंसिपल से कुछ बात करने जा रही थी। तभी वो अंदर से सुनती है कि रियो मिसिंग है। वो बंदा तो इतना तक कह रहा था कि रियो यहाँ पर फ्लोरा को ही मारने आया था, और जब सबको इस बारे में पता चला, वो यहाँ से भाग गया। वहीं प्रिंसिपल भी उसकी बातों को सुनकर समझ आता है कि वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर सकता था। तो वो सारे इल्जाम रियो पर लगाने के लिए मान जाता है, और ये सारी चीजें सिलिया बाहर सुन लेती है। इसके बाद जब रियो सिलिया से मिलने आता है, वो खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। इसके बाद सिलिया सारी चीजें रियो को बता देती है। रियो कहता है कि अगर उसने प्रूफ भी कर दिया कि वो इनोसेंट है, तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक कॉमनर है, इसीलिए वो अकेडमी को छोड़कर चला जाएगा। भारत जाने से पहले वो सिलिया से वादा करता है कि वो उससे दोबारा जरूर मिलेगा। तुम मुझे लेटर भी लिख सकती हो, और उसमें मेरा नाम हारूटो लिखना। इसके बाद रियो वहाँ से चले आता है, और उसके जाने के बाद सिलिया रोने लगती है। वहीं वो जनरल किसी डेमी ह्यूमन को रियो का कोड देता है, सुनो इसे, तुम्हें इसकी जान लेनी है, तुमसे ये हो तो जाएगा ना। वो लड़की इस पर हाँ कहती है, और उसका नाम लातिफा है। 3 दिन सफर करने के बाद रियो एक टाउन में पहुंच जाता है, और देखता है कि यहाँ अभी उसके वांटेड पोस्टर्स नहीं पहुंचे हैं, तो वो अपनी सप्लाईज आराम से खरीद सकता है। तभी रियो सेंस करता है कि उसके पीछे कोई है, पर पीछे मुड़ने पर उसे कोई नहीं दिखता, जिसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। तभी वो एक दुकान में देखता है कि वहाँ पास्ता बेचा जा रहा है। इस दुनिया में पास्ता देखकर वो हैरान हो जाता है। तो वो शॉपकीपर उसे बताता है कि इस टाउन को गवर्न करने वाली औरत लेसलॉट ने इस नूडल्स को बनाया था, और यही डिश उसी चीज को यूज करती है। और खाते वक्त रियो सोचने लगता है कि कहीं लिजरलॉट उसी दुनिया से तो नहीं आई जहाँ से हारूटो आया है। अपना पेट भरने के बाद वो वहाँ से चले आता है, और जैसा कि शॉपकीपर ने उसे बताया था, वो सप्लाईज को खरीदने के लिए रिका मर्चेंट गिल्ड में जाता है। रियो जब गिल्ड के अंदर जाता है, उसे एक रिसेप्शनिस्ट मिलती है जिसका नाम लोटी है। इसके बाद लोटी उसकी मदद करती है खाने पीने का सामान खरीदने में। इसके बाद वो सिलिया के लिए आखिरी लेटर लिखता है, और उसे सारी चीजें बताते हुए कहता है कि इस रीजन से बाहर जाने के बाद वो उसे लेटर नहीं लिख पाएगा। वो अपने सारे सामान के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी दूसरी रिसेप्शनिस्ट उसे लिजरलॉट नाम से बुलाती है, यानी ये वही है जो कि इस टाउन को गवर्न करती है, और किसी वजह से अभी रिसेप्शनिस्ट बन रखी है। आगे जब रियो जंगल से गुजर रहा था, उसे कोई इंसान जमीन
पर पड़ा हुआ दिखता है। रियो जब उसकी मदद करने जाता है तो वो लड़की उसके ऊपर पॉइजन नीडल से हमला कर देती है, जो कि असल में लातिफा है। आगे रियो उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर लेता है, जो देख के लातिफा हैरान हो जाती है और एक दूसरे की स्पीड को देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाती है। पर इसके बाद लातिफा फिजिकल एनहांसमेंट स्पेल का यूज करती है, तो रियो को भी अपनी पावर्स बढ़ाकर उससे लड़ना पड़ता है। लेकिन फाइट के दौरान रियो अपनी तलवार को रख देता है और उससे हाथों से लड़ने लगता है। रियो उसका हाथ पकड़कर जमीन पर गिरा देता है, लेकिन रियो को देखकर लातिफा डर जाती है और वो रोते हुए कहने लगती है कि मुझे मत मारो, मॉम प्लीज मुझे बचा लो। रियो उसे शांत होने को कहता है पर वो सुनती नहीं, तो वो अपने मैजिक का यूज करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो उसके हाथ पैर बांध देता है। जिस दौरान वो देखता है कि उसकी गर्दन पर सबमिशन कॉलर है, यानी कि वो किसी की स्लेव है। जिसके बाद रियो को एक स्पेल याद आता है, जिसका यूज करके वो उसके कॉलर को उसकी गर्दन से हटा देता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जो छोटी बच्ची हारुतो को देख रही थी, वो भी उस एक्सीडेंट में इस दुनिया में पहुंच गई। यहाँ आने पर उसने देखा कि उसकी गर्दन में कॉलर है और उसका ओनर और कोई नहीं बल्कि स्टुअर्ट है। लातिफा उससे कहती है कि मेरा नाम लातिफा नहीं है, मैं एंडो हूँ। लेकिन ये सुन के वो उसे टॉर्चर करने लगता है। जब लातिफा को होश आता है, वो फिर से घबराने लगती है, पर जब वो देखती है कि उसकी गर्दन से कॉलर हट चुका है, वो खुशी के मारे रोने लगती है। रियो जब लातिफा से सवाल पूछता है, उसे पता लगता है कि वो स्टुअर्ट की स्लेव थी और शायद उसके अलावा कोई भी उसके पीछे नहीं आया है। और अब क्योंकि उसकी गर्दन से कॉलर हट चुका था, लातिफा कहती है कि वो अब उसे नहीं मारेगी। तब रियो उसे फ्री कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन भले ही वो अब फ्री हो, लेकिन इस रीजन में उस जैसे लोगों को पकड़ लिया जाता है और स्लेव की तरह ही रखा जाता है। तो वो उससे कहता है कि वो इसकी डायरेक्शन में जाए, जिस डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ उसके जैसे ही लोग रहते हैं। और रियो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा था। रियो अकेला ही आगे बढ़ने लगता है, पर लातिफा उसका पीछा करने लगती है। रियो उससे कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बचाया कि मैं अच्छा इंसान हूँ, तुम जिंदा इस वजह से हो क्योंकि तुम्हें मारने की वजह से मेरी मुसीबत। और वैसे भी वो उसे एक बार मारने की कोशिश कर चुकी है, तो वो उस पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकता। लातिफा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि वो बाकी ह्यूमंस के जैसे बुराई सेंस नहीं कर सकती थी। वो उससे कहती है कि वो उस पर ये कॉलर लगा सकता है, तुम इस चीज से नफरत करती हो ना, तो भला फिर से तुम इस कॉलर को लगाना क्यों चाहती हो। पर लातिफा कहती है कि वो फिर से अकेला नहीं रहना चाहती और उसके साथ जाना चाहती है। ये सुन के रियो मान जाता है, तुम मेरे साथ आ सकती हो और उस कॉलर को पहनने की कोई जरूरत नहीं है, पर वैसे तुम्हारा नाम क्या है। इसके बाद वो उसे अपना नाम बताती है और दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाती है। काफी दूर तक जाने के बाद रियो को भूख लग जाती है और वो अपने लिए सैंडविच बना ही रहा था कि तभी उसे लातिफा के पेट से आवाज आती है। लातिफा उससे माफी मांगती है, इसमें माफी मांगने वाली कोई भी बात नहीं है, तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। यहाँ पर आने पर पहली बार लातिफा को इंसानों जैसा खाना मिला था। जब तक वो उस जेल में थी, उसे फेंका हुआ या जानवरों का खाना ही दिया जाता था और पहली बार खाना खाकर वो रोने लगती है। इसके बाद कुछ और दिन बीत जाते हैं और दिन भर चलने के बाद रियो देखता है कि लातिफा थक चुकी है, तो रियो यहीं पर कैंप लगाने का सोचता है। वहीं दूसरी तरफ सेलिया को रियो का लेटर मिलता है। भले वो ये जान के दुखी होती है कि कुछ समय तक अब उसे लेटर नहीं मिलेंगे, पर उसे इस बात की तसल्ली है कि कम से कम वो जिंदा और ठीक तो है। वहीं जब रियो खाना बना रहा था, वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो नॉर सूप नूडल्स के बारे में भी जानती है, यहाँ तक कि उसे ये भी पता है कि इसे खाते कैसे है। और उसे शक हो जाता है कि लातिफा भी उसी की तरह दूसरी दुनिया से यहाँ पर आई है और उसका ये शक रात में कंफर्म हो जाता है जब लातिफा सपने में कहने लगती है कि वो वापस अपने माँ बाप के पास टोक्यो जाना चाहती है। अगली सुबह लातिफा की नींद पहले खुलती है और वो रियो की शक्ल देखकर याद करती है कि वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा वो बस वाला लड़का दिखता था। जब रियो की नींद खुलती है, लातिफा उससे पूछती है कि क्या वो उसे भाई बुला सकती है, जिसके लिए रियो मान जाता है और वो दोनों अपनी जर्नी पर फिर से निकल जाते हैं। अब रास्ते में उन्हें कई सारे मॉन्स्टर्स भी मिलते हैं और वोल्केनोस भी। वो इतनी सारी अलग अलग जगहों से गुजरते हैं जितने साल में फ्री फायर के अपडेट्स भी नहीं आते। रियो को दूर में एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, पर किसी वजह से लातिफा को वो नहीं दिखता। रियो को लगता है कि वो ट्री मैजिकली लोगों से छुपाया जा रहा है। इसके बाद जब वो रात को जंगलों में कैंपिंग कर रहे थे, रियो अपने मैजिक से उसके नाइटमेयर्स को हटा देता है ताकि वो थोड़ी देर चैन से सो सके। वहीं रियो को अपने कैंप के बाहर एक बड़ा सा वुल्फ दिखता है जो कि अचानक से ग्लो करने लगता है। तभी अचानक से रियो पर हमला हो जाता है और वो देखता है कि वो 4 लड़कियों से घिरा हुआ है, जिनमें से एक का नाम मसूमा है, इसका सारा, इस छोटी सी का अल्मा और एक एल्फ भी है जिसका नाम मॉर्फिया है। वो लड़कियां उससे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई एक बीस्ट गर्ल को अपनी स्लेव बना के रखने की। रियो उन्हें समझाने लगता है पर एक भी लड़की उसकी नहीं सुनती और उसके ऊपर हमला कर देती है और वो सभी साथ में मिलकर रियो को अपने हमले से बेहोश कर देती है। उसे सपने में फिर से वही लड़की दिखती है जिसने उसे अपना ऑरा यूज करना सिखाया था। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। तभी वहाँ लातिफा पहुंच जाती है और उसे गले लगा लेती है
है और वो गुस्से में उन लड़कियों से पूछती है, क्या तुम दोनों ने इसका ये हाल किया है? तभी विलेज की हेड में से एक कर्सला वहाँ पहुँच जाती है और इन नादान बालिकाओं की गलती के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद वो चारों लड़कियाँ उसके सामने झुक जाती है। माफी मांगने के लिए जिसके बाद ऑर्फिया उसकी हथकड़ी को खोल देती है और अर्सला उसे बताती है कि बाकी के एल्डर्स भी उससे कल सुबह माफी मांगेंगे और अभी के लिए उसे बस यहाँ आराम करना चाहिए। अगली सुबह अर्सला रियो को हॉल ऑफ एल्डर की तरफ ले जाने लगती है और रास्ते में रियो फिर से उसी बड़े से पेड़ को देखता है। अर्सला बताती है कि वो एक वर्ल्ड ट्री है जिसके अंदर एक ताकतवर स्पिरिट ट्राइस रहती है। इसके बाद वो उसे एल्डर से मिलने के लिए ले जाती है, जहाँ सभी एल्डर्स उन लड़कियों के लिए उससे माफी मांगते हैं और एक बुड्ढा तो इतना तक कह देता है, रियो तुम चाहो तो इस गलती के बदले में तुम इस विलेज की किसी भी लड़की को चुन सकते हो। लेकिन ये गधा रियो इस मौके को मना कर देता है। वहाँ पर उस वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट ड्राइस पहुंच जाती है। ड्राइस जब रियो को देखती है तो उसे पता लगता है कि उसके अंदर एक स्पिरिट है। वो एक ऐसी स्पिरिट है जो कि ह्यूमंस को किसी भी मैजिक को कास्ट करने से रोकती है। इसके बाद जब ड्राइस और करीब से देखती है, वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो स्पिरिट ह्यूमन के जैसी दिखती है, क्योंकि 1000 साल पहले ज्यादातर ह्यूमन शेप्ड स्पिरिट्स मारे गए थे डिवाइन वॉर की वजह से। इस तरह के स्पिरिट सेकंड क्लास होती है, जैसे कि ड्राइस है। ये सुन के वो सभी एल्डर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो भला अब रियो को ट्रीट कैसे करे, क्योंकि वो तो एक सेंट की पोजीशन पर आ चुका है। इसके बाद ऑर्फिया उसे एक घर की तरफ लेकर जाती है, जहाँ पर लातिफा और बाकी की लड़कियां उसका पहले से इंतजार कर रही थी। जहाँ रियो ये देखकर हैरान हो जाता है कि एल्फ्स के पास राइस की जैसी कोई चीज है जो कि आकुमा रीजन में ही पाया जाता है। जिसके बाद उसे पता लगता है कि लातिफा और बाकी की लड़कियां अब उसके साथ ही रहेंगी। तभी वहाँ पर अर्सला पहुँचती है और बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि लातिफा रियो के अलावा और भी लोगों से बातचीत कर सके और उसके और भी रिलेशंस बने। जिसके बाद रियो इस चीज के लिए मान जाता है। जिसके बाद रियो को वहाँ कई सारे हफ्ते बीत जाते हैं, जहाँ वो उनके कल्चर के बारे में और चीजें जानता है और साथ ही उन चीजों की ट्रेनिंग भी लेता है जो कि उसके सफर में काम आ सकती है। वहाँ एक ग्रैंड स्पिरिट फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि उस वर्ल्ड ट्री की शान में रखा जाता है, जिसमें रियो भी हिस्सा लेता है। इसी दौरान रीस एक एडवेंचरर के साथ मिलकर एक केव के अंदर जाता है, जिसके अंदर से वो एक ड्रैगन का एग लेकर बाहर आता है। और जब वो दोनों वहाँ से बाहर निकलती है तो रीस पीछे देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि जैसा उसने सोचा था उसके पीछे कई सारे ड्रैगन्स आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फेस्टिवल में ड्राइस रियो और लातिफा को अपनी ब्लेसिंग देती है। वहीं रात को जब सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, रियो बेचारा मुसीबत में फंसा पड़ा था, क्योंकि तीनों लड़कियां उससे चिपकी हुई है और वो बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा था। यार अब तो रियो की जिंदगी से भी जेलसी फील हो रही है। क्या किस्मत लेकर पैदा हुआ ये, जहाँ जाता है वहीं लड़की पटा लेता है। कुछ देर में जब लड़कियां वहाँ से चली जाती है, वहाँ पर आर्सिला आती है। रियो आर्सिला को बताता है कि वो कुछ ही समय में यहाँ से जाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ रीस अपने साथी को आसपास के एरिया को स्काउट करने को कहता है और उसे एक रेड पिल भी देता है, जिसे कि वो खा जाता है। रीस जब आसमान में जाता है तो वो कुछ वाइब्रेंट्स को अपनी तरफ आता हुआ देखता है। वहीं रात को लातिफा और रियो अकेले जंगलों में टहलने जाते हैं, जहाँ रियो उससे पूछता है कि क्या उसे यहाँ पर रहना पसंद है। लातिफा कहती है बिल्कुल, यहाँ सारी लड़कियाँ बहुत अच्छी है, वो मेरे साथ खेलती भी है और हम बहुत सारे मजे करते हैं और सबसे बड़ी बात तो आप भी यहाँ पर है। पर तभी रियो से बताता है कि वो इस विलेज को छोड़कर अपनी जर्नी पर निकलने वाला है। ये सुन के लातिफा दुखी हो जाती है और कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी, पर रियो मना कर देता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि आगे उसकी जर्नी में कितने बड़े खतरे आएंगे। ये सुन के लातिफा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर्स की मीटिंग चल रही है, जो उन्हीं वाइब्रेंट्स के बारे में बात कर रही है। वहीं इस मौके का फायदा उठाकर रीस वाइब्रेंट के डेन के अंदर चले जाता है और एक एक करके उनके सारे अंडे चुराने लगता है। सहरा और बाकी की लड़कियां आसपास के एरिया को स्काउट करने चली जाती हैं, जहां वो उसी इंसान को देखती है। वो सभी जब उसके पास आते हैं, वो देखते हैं कि उसके थैले में एक अंडा है, लेकिन तभी वो एडवेंचरर ग्रिफिन पर बैठकर वहाँ से भाग जाता है। वो उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन ग्रिफिन सारे हमलों को डॉज कर लेता है। पर तभी उस बंदे के सामने एक वाइब्रेंट पहुंच जाता है। जब वो सभी उस काले वाइब्रेंट को देखती हैं, वो समझ जाते हैं कि वो अंडा वाइब्रेंट का ही है और इससे पहले कि वो वाइब्रेंट विलेज के अंदर जाता, वो सभी उसे वहाँ से भगा देते हैं और वो एक सोल्जर को कहती है कि वो ये सारी चीजें एल्डर को जाकर बताए। वहीं दूसरी तरफ रीस ने सारे एग को चुरा लिया है और वो उस रेड क्रिस्टल को दबाकर उस एडवेंचरर को भी मार देता है, जिसकी वजह से वो अंडे के साथ नीचे गिरने लगता है। वहीं लातिफा, जो कि अभी भी रियो के जाने के बारे में ही सोच रही थी, वो उस अंडे के पास पहुंचती है। उसी वक्त वहाँ पर वो वाइब्रेंट भी पहुंच जाता है, जो कि उसे टूटे हुए अंडे को देखकर गुस्से में आ जाता है। रियो वापस से विलेज में आता है और डोमिनिक, जो कि इवैक्यूएशन में मदद कर रहा है, उससे बताता है कि फेस्टिवल को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि कुछ वाइब्रेंट्स उनके ऊपर हमला करने आ सकती हैं। तभी उसे लातिफा की चीख सुनाई देती है
है और वो उसकी तरफ जंगलों में भागने लगता है। वहीं लातिफा को अल्मा बचाने पहुंच जाती है, जो कि उस वाइब्रेन के हमले को उसी के ऊपर वापस से डिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके बाद वो भी अपने स्पिरिट एनिमल को सम्मन करती है और वो दोनों मिलकर वाइब्रेन से लड़ने लगती है। लेकिन उसके हमलों से वाइब्रेन का कुछ भी नहीं बिगड़ता और वो वाइब्रेन एक ही लाफा मारकर उसे दूर उड़ता हुआ भेज देता है, जिसके बाद वो वाइब्रेन लातिफा पर हमला करने जाता है और इस बार उसे बचाने रियो पहुंचता है, जिसके बाद रियो बिना किसी वेपन के उसके ऊपर लात गुस्सों से ही हमला करने लगता है। वाइब्रेन उसके ऊपर फायरबॉल से हमला तो करने जाता है, पर रियो विंड मैजिक से उसकी आंख को बुझा देता है, जिसके बाद वो ड्रैगन फिर से एक और बार वही ट्राई करता है, लेकिन इस बार रियो उसके मुंह के अंदर ही अटैक कर देता है, जिसके बाद वो उसका मुंह इतनी जोर से बंद करता है कि वो अंदर से ही फटने लगता है, जिसके बाद वो ड्रैगन मरकर जमीन पर गिर जाता है। उसकी ताकत को देखकर अल्मा हैरान हो जाती है और उस वाइब्रेन की हार के बाद बाकी के वाइब्रेंस भी डर के वहाँ से चले आते हैं। इसके बाद बाकी के डेमी ह्यूमंस भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ जब उन्हें पता चलता है कि रियो ने अकेले उसे हरा दिया, उन्हें सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अगली सुबह लातिफा उससे माफी मांग रही थी कि कल उस पर गुस्सा करने के लिए। रियो उसे बताता है कि वो आकुमा इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वहीं से उसके पेरेंट्स आए थे और उसकी मॉम ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन उसे वहाँ पर जरूर लेकर जाएगी। जिसके बाद लातिफा भी उससे बताने लगती है कि ये बॉडी उसकी असली नहीं है, पहले वो जापान में रहा करती थी, लेकिन मरने के बाद वो इस बॉडी में रिइंकार्नेट हो गई। लातिफा को लगता है कि उसे ये सारी बातें झूठ लगेंगी, पर रियो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन है, मैं भी असल में दूसरी दुनिया में रहता था और वो भी जापान में, और मरने के बाद मैं यहाँ पहुँच गया। इसके बाद लातिफा प्रॉमिस करती है कि वो जब तक वापस नहीं आ जाता वो उसका यही इंतजार करेगी। इसके बाद रियो के दोस्त और सभी एल्डर्स उसे सी ऑफ करने के लिए बाहर आए हुए थे। डोमिनिक उसे एक ऐसी स्वॉर्ड देता है जो कि किसी भी स्पिरिट आर्ट को एब्सॉर्ब कर सकती है और साथ ही वो उसे एक ऐसा आर्मर भी देते हैं जो कि किसी भी मेटल के आर्मर से कहीं बेहतर है। वहीं आर्सिला उसे मेडिसिन और फ्रूट्स भी दे देती है। वो सब तो ठीक है, पर मैं इस दुनिया के बोझ को लेकर आगे कैसे बढ़ूंगा? तो आखिरी एल्डर उसे स्पेस स्टोरेज देती है। रियो उसे अपने हाथ में पहन लेता है और उसके अंदर सभी सामान को रख लेता है, जिसके बाद वो अपनी छोटी बहन लातिफा को गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाता है। 2 महीने सफर करने के बाद रियो आकुमा रीजन में पहुँच जाता है, जहाँ वो 2 विलेजर्स रियोरी और से कहता है कि वो उनके विलेज के हेड से मिलना चाहता है, जिसके लिए वो दोनों लड़कियां मान जाती हैं और उसे एल्डर के पास ले जाती हैं, जिसका नाम यूबा है। रियो एल्डर को बताता है कि उसके पेरेंट्स 15 साल पहले यहाँ रहा करते थे, पर जब वो उन्हें बताता है कि उसके पेरेंट्स का नाम जेन और आयामी है, तो यूबा उन दोनों लड़कियों को यहाँ से जाने को कहती है और बताती है कि वो जेन की मदर यानी कि रियो की ग्रैंड मदर हुई। रियो अपने पेरेंट्स को प्रॉपर तरीके से बैरियल देना चाहता है, पर यूबा उसे बताती है कि उन्होंने पहले ही उनके लिए ग्रेव्स बना दी है। कई साल पहले किसी रीजन की वजह से उसके फादर को इस विलेज को छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद से वो कभी वापस नहीं आए, पर इसकी वजह वो अभी इसे नहीं बता सकती। आगे यूबा उससे कहती है कि वो चाहे तो इस विलेज में रह सकता है और जिन लड़कियों से वो मिला था, रूरी नाम की लड़की उसकी पोती है, यानी कि वो दोनों कजन्स हैं और उसकी उम्र भी 15 साल है। ये सुनकर रियो कहता है कि वाह, वो भी मेरी उम्र की है। ये सुनकर यूबा हैरान हो जाती है, उससे यकीन नहीं होता कि इतनी कम उम्र में वो इतना मैच्योर कैसे हो गया। इसके बाद यूबा वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि वो उसके पेरेंट्स के बारे में किसी को नहीं बताएगी। रियो थोड़ी देर वहीं रुकता है और रात होने से पहले घर में वापस पहुँच जाता है, जहाँ यूबा और रूरी उसका स्वागत करती है। अगली सुबह जब रियो उठता है तो वो अपनी स्पिरिट आर्ट्स का यूज करके खाना बनाता है और जब खाना बन के तैयार हो जाता है, वहाँ से और उसका बड़ा भाई शिन भी खाना खाने के लिए पहुँच जाते हैं। पहले तो शिन उसे थोड़ा घूर के देख रहा था, पर जब उसे पता लगता है कि वो इतना अच्छा खाना बनाता है, उनकी दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है। ब्रेकफास्ट के बाद यूबा शिन से कहती है कि वो रियो को लेकर डोला के पास चला जाए, क्योंकि उसे लगता है कि वो हंटर बनना चाहता है। वहीं शिन रियो को अंडर एस्टिमेट कर रहा था, उसके हिसाब से वो बहुत कमजोर है। यूबा उसे बताती है कि वो इस उम्र में अकेले कई कंट्रीज में सफर कर चुका है और साथ ही उसे स्पिरिट आर्ट्स भी आती है। शिन कहता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मुझे भी आती है। पर यूबा उसे बताती है कि रियो की स्पिरिट आर्ट उससे कई ज्यादा ताकतवर है, पर फिर भी उसे यकीन नहीं होता। जिसके बाद वो रियो से कहता है कि हम लोग हंटिंग पर जा रहे हैं, ध्यान रखना कि तुम मेरे रास्ते में मत आना। इसके बाद वो डालो के साथ हंटिंग पर निकल जाते हैं, जहाँ रियो अपना एक भी निशाना नहीं चूक रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिन एक भी शिकार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। हंटिंग के बाद रियो देखता है कि उसका पूरा शरीर गंदा हो रखा है, तो उसे नहाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि विलेज में कोई बात था ही नहीं, तो वो खुद ही अपना बात बना लेता है। जब रूरी और सियो उस अजीब सी चीज को देखते हैं, रियो बाहर आकर उन्हें बताता है कि ये है क्या। तभी वहाँ पर शिन अपने पंटरों के साथ पहुंच जाता है और वो गुस्से में रियो से बात करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा है। पर रूरी और से उसे डिफेंड करने के लिए पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से उसे पीछे हटना पड़ता है। अगले दिन रियो विलेज में सभी लोगों की मदद कर रहा था, जिस वजह से सारी लड़कियां उसे देखकर इम्प्रेस
फ्लैश हो रही थी और इससे शिन फिर से चलने लगता है। आगे रियो और युबा बात कर रहे थे, जहाँ युबा उससे पूछती है कि क्या वो उनके राइस के शिपमेंट को गार्ड कर सकता है, जिसके लिए रियो मान जाता है। तभी वो दोनों कुछ भगदड़ मचते हुए देखती हैं और हमें पता चलता है कि शिन कुछ लोगों से भिड़ चुका है, जिससे वो भिड़ा है वो बगल के विलेज के चीफ का बेटा है, जो कि जानबूझकर उन लड़कियों के होते हुए उस बात के अंदर चला गया था और इस चमन का नाम गॉन है। अरे फिक्र मत करो, मेरी काटना थोड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और रोरी, मैं आज रात को ही तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। अरे तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रही हो? तुम इस विलेज के एल्डर की इकलौती वारिस हो और ऐसे में तुम्हारी शादी भी एक विलेज के एल्डर के वारिस से ही होगी और मैं इसके लिए खुद का नाम जरूर दूंगा। इसके बाद वो और भी उल्टी सीधी बातें बोलता है, जिससे शिन गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है। पर गॉन उसके साइज का डबल था, तो वो आसानी से उसके हमले को रोककर उसका गला पकड़कर उठा देता है कि तभी वहाँ युवा आती है और गॉन को ये सब बंद करने को कहती है। वो उससे कहती है कि वो विलेज के किनारे के एक हट में रह सकता है, पर उसे जाने की इजाजत नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और रास्ते में उसे रियो दिखता है, जिसे वो गिराने की कोशिश तो करता है पर उल्टा खुद ही गिर जाता है। इसके बाद युबा भी सभी विलेजर्स को अपने अपने घर जाने को कहती है। आगे शिन युबा से कहता है, क्या मेरी बहन आपके घर में रह सकती है? मुझे लगता है कि वो यहाँ ज्यादा सेफ रहेगी। इसके लिए युबा मान जाती है। रात को रियो उन दोनों के पास जाता है और एक क्रिस्टल स्टोन देता हुआ कहता है कि ये चीज उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, बस उन्हें इसे अपने रूम में रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ गॉन और उसके पंटर कुछ अजीब सा ही प्लान कर रही है। अगले दिन उस विलेज में टैक्स एग्जामिनर पहुंच जाता है। वो सारी फसलों को चेक करने के बाद रात को एल्डर के घर में ही रहता है। वही रात को जब रोरी और सह सो रहे थे, उनके रूम में गॉन आता है और उसके आते ही वो क्रिस्टल ग्लो करने लगता है। वो रोरी के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वहाँ रियो पहुंच जाता है और उसके दोनों पंटरों की कुटाई कर देता है। और जैसे ही वो गॉन को देखता है तो उसे अपनी मॉम की मौत याद आ जाती है। वो गुस्से में गॉन को वहाँ से हटने को कहता है। गॉन उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर रियो उसे घर के बाहर पटक देता है, जिसके बाद रियो उसकी गर्दन पर ही खड़ा हो जाता है, उसकी बुरी तरह से कुटाई कर देता है और वो उसे जान से मारने वाला था, पर तभी वहाँ पर हायते आकर उसे रोक देता है, जिसके बाद वो उसे हील करने लगता है, नहीं तो वो यहीं पर मर सकता था। आगे वो अपने सबॉर्डिनेट को सारी चीजें रिपोर्ट करने को कहता है ताकि वो इसे कस्टडी में ले सके। वहीं रियो वहाँ से थोड़ा दूर आ चुका है और अपने गुस्से को शांत कर रहा है। अगली सुबह वापस आने के बाद वो अपनी कल की हरकतों के लिए माफी मांगता है, पर वो दोनों खुश हैं कि वो उनकी मदद के लिए इतनी जल्दी वहाँ पर पहुँच गया। इसके बाद हायते वहाँ से निकलने की तैयारी करता है और गॉन को एक कैदी की तरह अपने साथ लेकर जा रहा है। इस दौरान युबा उसे एक लेटर देती है ताकि वो उसे अपने फादर को दे सके। इसके बाद हायते वहाँ से निकल जाता है और उसके साथ कुछ विलेजर्स भी हैं जो कि राइस की शिपमेंट को लेकर जा रही है। वहीं हायते दूसरे रास्ते चला जाता है किसी और विलेज से टैक्स कलेक्ट करने के लिए। डालो सबसे पहले जब कैपिटल पहुँचता है तो वो रजिस्टर करके उन कैदियों को जेल में भिजवा देता है। जिसके बाद डालो शिन और रियो को लेकर एक रेस्टोरेंट में खाने पहुँचता है। खाना खाने के बाद शिन रियो का शुक्रिया अदा करता है उसकी बहनों को बचाने के लिए। अगले दिन रियो शिन के साथ शॉपिंग पे जाता है, जहाँ एक मर्चेंट उन्हें बुलाती है, जहाँ सेयो को एक हेयर पिन पसंद आ जाता है तो रियो उस हेयर पिन को खरीदकर सेयो को दे देता है। इसके बाद वो शॉपकीपर से उससे कहती है कि उसे जो चाहे वो करना चाहिए ताकि वो रियो को अपना बना सके, क्योंकि वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। वहीं रास्ते में जब वो जा रहा था, रियो एक नोबल वुमन को कुछ लोगों से बचाता है, जिसके बाद कामो नाम की लड़की का गार्ड भी उसके पास पहुंच जाता है। तभी रियो देखता है कि वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ रहे हैं। रियो अपने ऊपर कोई फालतू की अटेंशन नहीं चाहता तो वो सेयो के साथ वहाँ से चले जाता है। इसके बाद जब हायते अपने फादर से बात कर रहा था, उसे पता लगता है कि उसकी बहन लगभग किडनैप हो चुकी थी, पर किसी बंदे ने उसे बचा लिया, पर वो नहीं जानते कि वो था कौन। इसके बाद हायते उसे युवा का लेटर देता है। उस लेटर को पढ़कर हायते का फादर शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि वो जल्दी से रियो से मिलना चाहता है। इसके बाद जब रियो सेयो के साथ वापिस आता है, वहाँ हायते अपने पेरेंट्स के साथ पहुंच जाता है। काल के खुद को और अपनी वाइफ केयोको को इंट्रोड्यूस करता है और वो उसे बताते हैं कि एक समय पर वो रियो के माँ बाप के अटेंडेंट्स हुआ करते थे। रियो असल में एक रॉयल्टी है। रियो की मदर इस किंगडम की प्रिंसेस थी। 20 साल पहले किंगडम ऑफ कारसू की बगल के किंगडम के साथ वॉर पे थी, जहाँ जैन उनके स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर में से एक था। यहाँ तक कि उसने जैन के साथ डुअल भी किया था, जिसके बाद उसने जैन को रॉयल गार्ड के लिए रिकमेंड किया। जैन और आई में बड़ी जल्दी ही एक दूसरे को
को पसंद करने लगे। पर जब उनकी नेबरिंग किंगडम के साथ पीस की नेगोशिएशन चल रही थी, उस किंगडम के एम्बेसडर को आइमे पसंद आ गई और उसने उसे किडनैप कराने की भी कोशिश कराई। पर एन वक्त पर ज़ेन आकर उसे बचा लेता है। पर अपने प्लान को फेल होता हुआ देखकर उस एम्बेसडर ने डिमांड किया कि अगर वो पीस चाहते हैं तो उन्हें आइमे की शादी उससे करवानी पड़ेगी और साथ ही ज़ेन को भी एग्जीक्यूट करना होगा। ये इसकी वजह से ज़ेन और आइमे को किंगडम छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। इसके बाद गोल के अगले दिन रियो को लेकर किंग और क्वीन के पास जाता है, जिसके बाद रियो उन्हें बताता है कि जब वो छोटा था उसके फादर की मौत हो गई। जिसके बाद वो अपनी मॉम के साथ ही रहा करता था। उसकी मॉम और वो बड़े ही खुश थे और अकेला होते हुए भी उसकी मॉम ने कभी भी कमजोरी नहीं दिखाई। तभी एक दिन वहाँ लूशियस पहुंच जाता है, जो कि उनका क्लोज फैमिली फ्रेंड है और एक एडवेंचरर। और वहाँ आते ही उसने जबरदस्ती रियो को एक पोशन पिलाया। तब ये चीज उसकी मॉम भी देख लेती है और उसे चुप रखने के लिए लूशियस ने उसे भी मार दिया। इसके बाद रियो को स्लम्स में फेंक दिया गया, जहाँ वो अकेला बड़ा हुआ। इसके बाद वो उन्हें आगे की कहानी बताता है कि कैसे फ्लोरा को बचाने की वजह से उसे किंग ने रॉयल एकेडमी में एडमिशन दिला दिया। किंग उससे पूछता है कि वो लूशियस के साथ क्या करने वाला है। रियो कहता है कि वो उसे अपने हाथों से ही मारेगा। उसे देखकर किंग समझ आता है कि वो उसे अपने बदले के रास्ते से नहीं हटा पाएगा। तो वो उससे कहते हैं कि यहाँ से जाने से पहले उसे गोल्की से डुअल करना चाहिए, जो कि इस किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स में से एक है। इसके बाद गोकी रियो को लेकर अपने घर में पहुंच जाता है, जहाँ जाकर उसे पता लगता है कि कामामो को जिसने बचाया था वो रियो ही था। जिसके बाद उन दोनों का डुअल शुरू होने वाला था। रेफरी उन दोनों के मैच को शुरू कर देती है। गोकी शुरू में बिना किसी पावर के लड़ रहा था, पर हर तरह से कोशिश करने के बावजूद भी वो रियो को हरा नहीं पाता। जिसके बाद आखिर में गोकी अपने स्पिरिट पावर्स का यूज करता है, पर उसे ऐसा करता हुआ देखकर रियो भी ऐसा ही करता है और वो गोकी को हराने में कामयाब होता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और गोकी भी हार मान लेता है। इसके बाद वो सभी उस विलेज में वापस पहुंच जाते हैं और रियो अपने पेरेंट्स की ग्रेव के पास जाता है। रात को युबा रूरी को बताती है कि रियो असल में एक प्रिंस है, लेकिन ये सुनकर रूरी हंसने लगती है। प्रिंस और ये चंपू। आगे युबा उसे बताती है कि उसका अंकल ज़ेन असल में एक नोबल था और किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स में से एक। ये सब सुन के वो हैरान हो जाती है और इस नए नवेले प्रिंस से माफी मांगने लगती है। पर रियो उससे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं, मेरी मॉम रॉयल्टी थी और वैसे भी हम कजन्स हैं। आगे रियो युबा से कहता है कि वो अगले साल यहाँ से चला जाएगा। जिसके बाद वो दोनों उससे कहती हैं कि वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है, ये उसका ही घर है। इसके बाद जब रियो रूरी से मिलने जाता है, इस बार वो दोनों एक दूसरे को मिस और सर करके नहीं बुला रहे थे। ये देख के सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। रूरी सोचती है कि वो उन्हें सच बता दे, पर फिर वो नहीं बताती और कहती है कि वो दोनों क्योंकि एक ही घर में रहते हैं, मिस और सर बोलना बहुत अजीब लगता है। इसके बाद रियो विलेज में ही रहने लगता है और वहाँ वो कई सारी चीजों में उनकी मदद भी करता है और अपने समय को एंजॉय भी कर रहा था। और इन सभी कामों के दौरान वो से को भी बता देता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के बाद यहाँ से चला जाएगा। से उससे पूछती है कि क्या वो फिर कभी वापस आएगा। मैं इस कंट्री से बाहर जा रहा हूँ तो शायद मैं दोबारा यहाँ ना आ पाऊँ। ये सुन के सेओ दुखी हो जाती है। तभी रियो पूछता है कि क्या हुआ, पर सेओ कहती है कि कुछ भी नहीं, उसकी आंखों में कुछ चला गया था। इसके बाद रियो अपनी स्पिरिट आर्ट से उसके लिए पानी बना देता है ताकि वो अपनी आंखों को साफ कर सके। इसके बाद जब सेओ घर वापस आती है, वो रोने लगती है कि तभी वहाँ पर शिन पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है। लेकिन सेव कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ और वो उसके लिए खाना बनाने जाने लगती है, पर शिन उसे रोक देता है। तुम्हारी अभी हालत नहीं है खाना बनाने की, मुझे ये बताओ कि तुम्हें रुलाया किसने है, क्या वो रियो था? और वो उसकी धुलाई करने के लिए वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सेया उसे रोकते हुए बताती है कि कुछ समय बाद रियो इस विलेज से जाने वाला है। ये सुनकर शिन समझ आता है कि आखिर चक्कर क्या है और वो रियो से मिलने के लिए वहाँ से चले जाता है। वो रियो के पास जाता है और उसके सामने झुककर कहता है, रियो प्लीज इस विलेज से मत जाना और मुझसे ये मत पूछना कि मैं तुम्हें क्यों रोक रहा हूँ। उसी वक्त वहाँ सेओ भी आ जाती है और उसे ऐसा देखकर उन सभी से माफी मांगती है। इसके बाद वो शिन को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फिर से सभी अपनी जिंदगी नॉर्मली बिताने लगते हैं और रियो और युबा इस बारे में दोबारा बात भी नहीं करते। वहीं सेओ दिन में खेती बाड़ी का काम करती है और रात में अपने स्पिरिट आर्ट्स की प्रैक्टिस करती है। वो ये सारी चीजें इसी उम्मीद में कर रही थी ताकि वो रियो के साथ जा सके। इसके बाद हार्वेस्ट फेस्टिवल का दिन आ जाता है और सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी रियो के पास सेओ आती है और कहती है कि वो उसे अकेले में बात करना चाहती है। जिसके बाद सेओ रियो को अपनी दिल की बात बता देती है, पर रियो उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसके दिल में उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेओ उससे कहती है कि वो कम से कम उसे अपने साथ ले चले, उसने दिन रात ट्रेनिंग करी है और वो उसके ऊपर बोझ नहीं बनेगी। पर
रियो इस बात के लिए भी उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है और अपने मन में ही शिन से माफी मांगता है, जो कि वहीं साइड में छुपा हुआ था। अगले दिन रियो सुबह होने से पहले विलेज से जाने लगता है, पर रास्ते में उसे सेओ मिल जाती है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं गोकी सेओ से पूछता है कि क्या वो अपने प्यार के लिए उस विलेज को छोड़ सकती है जिसमें वो बचपन से पली बड़ी। पहले वो थोड़ा बहुत हिचकिचाती है, पर वो कहती है कि हाँ वो ऐसा कर सकती है। आगे प्रेजेंट में एक दूसरे को वो गुड बाय बोलते हैं और रियो वहाँ से चले जाता है। वहीं शिन भी दूर से बाय बोल रहा था, पर वो इतना दूर था कि उसका थोपड़ा भी नहीं दिखता। इसके बाद वो स्पिरिट विलेज में वापस जाता है, जहाँ उसे देखते ही लातिफा उसके गले लग जाती है। इसके बाद वो एल्डर्स को अपने सारे ट्रेवल्स के बारे में बताता है और साथ ही जहाँ वो गया था उस विलेज के बारे में भी। आगे रियो उन सभी को बताता है कि वो कुछ महीने यहाँ पर रहने वाला है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। ये सुन के लातिफा दुखी हो जाती है, पर वो उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इस बार जल्दी वापस आऊंगा। इसके बाद वो रात को लातिफा के साथ उसी घर में चले जाता है जहाँ की वो सारी लड़कियाँ पहले से ही रह रही थी। वहीं जब अगले दिन सुबह होती है, रियो चिल्लाता हुआ उठता है और जब सारी लड़कियां वहाँ पहुँचती है, वो देखती है कि वो एक लड़की के साथ सोया पड़ा था। साले ठरकी कहीं के, तुम लोग गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसा तुम्हें लग रहा है। मुझे पता भी नहीं कि ये लड़की है कौन। लड़कियां उससे पूछती है कि आखिर ये बेड में चल क्या रहा है। आखिरकार उस लड़की को होश आता है और वो बताती है कि वो एक स्पिरिट है जिसका हारुतो के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। ये सुनकर रियो समझ आता है कि ये वही लड़की है जो उस दिन उसके सामने आई थी और उसे स्पिरिट आर्ट्स को यूज करना सिखाया था। रियो उसका नाम पूछता है, पर वो बताती है कि उसका कोई नाम ही नहीं है और रियो से ही उसका नाम रखने को कहती है। वहीं वो सारी लड़कियां कंफ्यूज हो रखी हैं कि वो लड़की उसे हारुतो कह के क्यों बुला रही है, पर रियो उनसे कहता है कि वो उन्हें बाद में बताएगा। लड़कियां रियो से कहती है कि उन्हें इस स्पिरिट को एल्डर और स्पिरिट ट्री के पास ले जाना चाहिए, उन्हें इन चीजों के बारे में ज्यादा पता है। तो वो लड़की भी अपनी स्पिरिट आर्ट का यूज करके खुद के लिए कपड़े बना लेती है। वहीं उसे ऐसे कपड़े में देखकर रियो को स्प्रिंग की याद आने लगती है, तो वो उसका नाम एशिया रख देता है क्योंकि उनकी एंशिएंट लैंग्वेज में एशिया का मतलब स्प्रिंग होता है। इसके बाद वो एशिया को लेकर एल्डर्स के पास चले जाती है, जहाँ उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। इस दौरान वहाँ पर ड्राइस भी पहुंच जाती है क्योंकि उसने इस एरिया में एक नई स्पिरिट की एनर्जी को फील किया था। वहीं ड्राइस कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि आयशा को कुछ याद ही नहीं था। इसके बाद ड्राइस उससे पूछती है कि वो कौन से स्पिरिट आर्ट्स को परफॉर्म कर सकती है। आयशा कहती है कि सारे। इसके बाद वो सारे बाहर आ जाती हैं, जहाँ रियो आयशा के साथ डुएल करेगा ताकि वो उसकी ताकत का अंदाजा लगा सके। सबसे पहले वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू करते हैं, जहाँ रियो देखता है कि आयशा ने पहले ही उसके सारे अटैक पैटर्न्स को रीड कर लिया था, जिसकी वजह से रियो को पीछे आना पड़ता है। इसके बाद वो दोनों ही मैजिक से एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। वो अलग अलग एलिमेंट्स का यूज करके एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं था। और इससे पहले कि उनकी लड़ाई आसपास के चीजों को कोई नुकसान पहुंचाती, ड्राइस उन दोनों को रुकने को कहती है। वो समझ आती हैं कि आयशा की पावर की लिमिट का पता लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ड्राइस उसे एक स्पिरिट के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि वो उसे स्पिरिट के बारे में सारी चीजें सिखाएगी। इसके बाद रियो और आशिया उस विलेज में अपना सारा समय बिताने लगते हैं और कई दिन बीतने के बाद एक एल्डर रियो को पत्थर से बना हुआ घर देता है, जिसमें उसने रियो के लिए एक बात भी बना दिया है। आगे रियो बताता है कि वो कुछ दिनों में यहाँ से चला जाएगा। ये सुन के सैरा उसे साइड में लेकर जाती है और उसे कहती है कि उसे जाने से पहले लातिफा के साथ और भी ज्यादा समय बिताना चाहिए क्योंकि उसके जाने से वो बहुत दुखी हो जाएगी। वहीं रात को जब वो नहा रहा था, वो यही सोच रहा था कि वो लातिफा के साथ और समय कैसे बिताएगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर लातिफा पहुँच जाती है और कहती है कि वो उसकी पीठ को साफ करने आई है। रियो बड़ी जोर से उसे मना करना चाहता था, पर उसके चेहरे को देखकर वो मना नहीं कर पाता और लातिफा उसकी बैग को साफ करने लगती है। जिस दौरान वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, जिस दिन उन्होंने बस में एक दूसरे को देखा था। रियो उससे माफी मांगता है कि वो उसके लिए एक बेहतर बड़ा भाई नहीं बन पाया और प्रॉमिस करता है कि वो जल्द से जल्द उसके लिए वापिस आएगा। अगली सुबह वो फिर से स्पिरिट विलेज से निकलने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ अरसला उसे एक स्पिरिट टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल देती है। ये एक वन वे टेलीपोर्टेशन डिवाइस है जिससे वो विलेज में वापिस आ सकता है। एक और एल्डर उसे एक स्पेशल इयरिंग देती है जिससे कि वो अपने बालों का रंग बदल सकता है, जिसकी मदद से वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा पाएगा। आगे वो लड़कियों से कहता है कि मेरे जाने के बाद लातिफा का ख्याल रखना। जिसके बाद वो लातिफा को बाय बोलकर आयशा के साथ वहाँ से चले जाता है और वो सेलिया से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। वहीं सेलिया कोर्टयार्ड में खड़ी है और उसके हाथों में रियो का आखिरी लेटर है कि तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है, जो कि अब उसका फियोंसे है। वो उससे छेड़छाड़ कर ही रहा था कि तभी उसका बुलावा आ जाता है। वो फिर से उस लेटर को देखती है और सोचती है कि आखिर रियो है कहाँ। वहीं रियो जब किंगडम में वापस आता है, वो देखता है कि यहाँ पर
कुछ ज्यादा ही लोग हैं। वो अपने बालों का कलर चेंज करता है और एक बेकर से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। वो उसे बताती है कि यहाँ जल्दी एक नोबल की वेडिंग होने वाली है और जिस नोबल की वो बात कर रही है वो चार्ल्स है, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता कि उसकी वेडिंग है किसके साथ। रात को सेलिया से मिलने के लिए वो अपनी पुरानी एकेडमी में जाता है, लेकिन जब वो उसके लैब में जाती है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है। अब रियो को चिंता होने लगती है तो वो आशिया को एक प्रोफेसर के रूम में भेजता है जहाँ वो उसे हिप्नोटाइज कर देती है। ये इसके बाद वो खुद अंदर आता है और पूछता है कि सेलिया है कहाँ पर। यहाँ रियो को पता चलता है कि कल सेलिया की शादी है और वो भी चार्ल्स के साथ। ये सुन के रियो शॉक्ड हो जाता है। रियो उससे पूछता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। प्रोफेसर उसे बताता है कि वेडिंग की अनाउंसमेंट वॉर के बाद हुई है, क्योंकि इस किंगडम की वॉर चल रही है। इनके ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं और उन्हें इस वॉर को जीतने में पूरी पावर लगने वाली है और इसी मौके का फायदा चार्ल्स उठा रहा है। लेकिन क्या और कैसे हुआ ये पूरी डिटेल उसे भी नहीं पता। इसके बाद रियो आशिया के साथ बाहर आ जाता है और वो कुछ करने से पहले सेलिया के साथ बात करना चाहता है, लेकिन उसके आसपास गार्ड्स बहुत ज्यादा होंगे। तो आशिया कहती है कि वो पहले जाकर इन्वेस्टिगेट करेगी। रियो उसे रोकता है पर वो कहती है कि वो अपनी प्रेजेंस को छुपा सकती है। ये इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सेलिया को देखते हैं जो कि अपने फादर रोलम और अपने फ्योन से चार्ल्स के साथ डिनर कर रही थी। चार्ल्स रोलन से कहता है आप फिक्र मत कीजिए, हमारे दोनों घरों की शादी किंगडम को दिखाएगी कि हम आज भी बहुत मजबूत हैं। वहीं उनकी बातों को सुन के हमें ये तो पता चल जाता है ना ही सेलिया ना ही उसके फादर इस शादी को करना चाहते हैं, पर उनके पास कोई और चॉइस है ही नहीं। इसके बाद वहाँ रियो भी पहुंच जाता है जो कि देखता है कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। इसके बाद आशिया उसे सेलिया की लोकेशन के बारे में बता देती है। सेलिया अपने स्टडी टेबल पर बैठी हुई थी और वो रियो के लेटर को जलाने के बारे में सोच रही है, लेकिन उसे इस बात का दुख है कि वो सेरेमनी से पहले रियो को दोबारा नहीं देख पाएगी। तभी वहाँ पर रियो पहुंच जाता है और सेलिया 4 साल बाद रियो से मिलती है। उसे देखकर वो उसे गले लगा लेती है और उसके एडवेंचर्स के बारे में पूछने लगती है, पर रियो उससे पूछता है कि क्या वो सच में चार्ल्स से शादी करना चाहती है। सेलिया हाँ में जवाब देती है और कहती है कि अब उसकी उम्र हो चुकी है शादी करने की और वैसे भी चार्ल्स उतना बुरा इंसान भी नहीं है। इससे पहले कि रियो कुछ कह पाता वो उसे रोक देती है और कहती है कि क्या वो उसे कल शादी से भगा कर ले जा सकता है और क्या वो उससे शादी करेगा। ये सब सुन के वो शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वो कहती है कि वो मजाक कर रही थी और उसे यहाँ से जाने को कहती है। पर रियो कहता है कि उनकी बात अभी खत्म नहीं हुई। तो सेलिया उसे बताती है कि उसे तैयार करने के लिए कोई भी यहाँ आता ही होगा तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए और उसे कल अपनी शादी को देखने के लिए भी मना करती है। जिसके बाद वो धक्का देकर उसे दरवाजे से बाहर कर देती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में अकेली होती है वो फिर से रोने लगती है। पर उसे इस बात की खुशी है कि वो आखिरी बार रियो से मिल सकी। वहीं रियो को समझ में नहीं आता कि सेलिया की ट्रू फीलिंग्स है क्या। आशिया उससे प्रॉमिस करती है कि वो इन सभी चीजों की सच्चाई के बारे में साथ में पता लगाएंगे। अगले दिन रिस अपने पुराने दोस्त चार्ल्स से मिलने आता है। बात करते वक्त वो एक पावरफुल स्पिरिट को सेंस करता है, पर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सेलिया अब तैयार हो चुकी है और चार्ल्स उसे बाहर बुलाता है अपनी बाकी की 6 बीवियों से मिलने के लिए। भाई इतनी सारी बीवी, यहाँ एक गर्लफ्रेंड नहीं बन रही और इसके पास 6 हैं। चुप, बिल्कुल चुप। चार्ल्स सेलिया को देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है और कहता है कि उसे उम्मीद है कि उसकी बाकी बीवियों के साथ अच्छी दोस्ती हो जाएगी और उन्हें बात करने के लिए छोड़कर वहाँ से चले जाता है। लेकिन उसके जाते ही सारी बीवियां उसे परेशान करने लगती है, बिल्कुल गोपी बहू की तरह उसे ताने देने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसेस क्रिस्टीना पहुँच जाती है जो कि सेलिया को देखकर खुश है और वो अकेले में उससे बात करना चाहती है। जब वो दोनों अकेले होती हैं तो क्रिस्टीना देखती है कि सेलिया का चेहरा बुझा बुझा लग रहा था, तो सेलिया बताती है कि वो बस रात में ढंग से सोई नहीं पाई। क्रिस्टीना सेलिया से माफी मांगती है क्योंकि उनकी रॉयल फैमिली की कमजोरी की वजह से ही सेलिया को शादी के लिए फोर्स किया जा रहा है। लेकिन सेलिया उसे माफी मांगने से मना करती है क्योंकि ये सारी चीजें उसकी मर्जी से ही हो रही है। पर क्रिस्टीना उससे कहती है कि आपके चेहरे से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी आजाद पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स एल्फ्रेड से सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा है और यह मजबूरी में उसे उसकी सारी बातें माननी पड़ती है क्योंकि अब वो काफी पावरफुल हो चुका है। इसके बाद चार्ल्स सेलिया के साथ वेडिंग सेरेमनी के लिए निकल जाता है जहाँ की सारी जनता उनके ऊपर फटे हुए कागज बरसा रही है और इन सारी जनता के बीच रियो भी छुप कर सब कुछ देख रहा है। वहीं आशिया टेलीपैथी के जरिए सेलिया से बात करने लगती है और उससे कहती है कि वो लेफ्ट में देखे। उस भीड़ में उसे रियो दिखता है, लेकिन उसे देखकर वो रोने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रियो उसे ऐसे देखे। इसके बाद जब वो कैसल की तरफ जाने लगती है तभी पीछे से सेलिया को शोर शराबा सुनाई देने लगता है क्योंकि रियो ने उसके लिए बैरिकेड तोड़ दिया
दिया है और अब वो दौड़ता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा है। वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सभी छोटे मोटे सोल्जर्स को इधर उधर उड़ाता रहता है, जिसके बाद सभी मैजिक यूजर्स उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रियो उन सब से बच के आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद चार्ल्स कहने लगता है कि वो बंदा उसके एलीट गार्ड्स के सामने नहीं टिक पाएगा और वो सभी खुद के ऊपर एन्चांटमेंट्स करके रियो पर हमला करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन रियो आसानी से उसके सभी गार्ड्स की धुलाई कर देता है और वहाँ पहुंचकर उसे खींच के मुक्का मारता है। और जब वो अपना पेट पकड़कर नीचे गिरता है, वो सेलिया की गर्दन पर चाकू रख देता है और उसे टेलीपैथिकली कहता है, प्रोफेसर यार शादी की बात है, क्या आप सच में इस गधे से करना चाहती हैं? अगर आप नहीं चाहती तो मैं इन सभी चीजों को अकेला ही रोक सकता हूँ और फिक्र मत करो, मैं किसी को भी ज्यादा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सेलिया सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इस शादी से किंगडम की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन वो शादी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती और वो रोते हुए उससे पूछती है कि अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो वो क्या करेगा। तो रियो कहता है कि वो बस उसे यहाँ से भगा ले जाएगा कहीं बहुत ज्यादा दूर, और सेलिया जब इसके लिए हाँ करती है तो रियो सबके सामने उसे भगा कर ले जाता है। और जब वो छोटे मोटे सोल्जर्स उसके ऊपर हमला करने जाते हैं, वो उन्हें भी आराम से डॉज करता हुआ आगे बढ़ जाता है। इस दौरान रिस रियो के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो उसके अटैक को भी ब्लॉक करके वहाँ से भाग जाता है। वहीं चार्ल्स पीछे से चिल्लाने लगता है, अरे भाई उस पर हमला मत करो, सीलिया को चोट लग जाएगी, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता और वो इन सारी चीजों का जिम्मेदार एल्फ्रेड को ठहराता है। वहीं रियो जब भाग रहा था, ग्रिफिन यूनिट अभी भी उनका पीछा कर रही है। रियो अपनी स्पीड बढ़ाकर एक एलिवे में जाता है जहाँ आशिया पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो आशिया को सेलिया दे देता है और कहता है कि वो जल्दी उससे मिलने आएगा, जिसके बाद वो सारे सोल्जर्स का अटेंशन अपनी तरफ खींचने लगता है और सभी सोल्जर्स उसके ऊपर ही हमला करने लगते हैं। जिसके बाद उसके सामने कई सारे गार्ड्स पहुंच जाते हैं, लेकिन रियो उन सभी को हरा देता है, पर बिना मारे लड़ने में उसे भी काफी दिक्कत हो रही थी। तभी वहाँ पर एल्फ्रेड पहुंच जाता है। एल्फ्रेड अपनी तलवार निकालकर उससे लड़ने लगता है और आज के दिन पहली बार उसे ऐसा लग रहा था कि वो मुसीबत में है। एल्फ्रेड के बारे में कहा जाता है कि वो किंगडम में सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उन दोनों की टक्कर बराबरी की हो। ये देखकर एल्फ्रेड हैरान हो जाता है, लेकिन फाइट के दौरान वो नोटिस करता है कि रियो उसके ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं कर रहा है और उसे लगता है कि वो उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। तो वो अपने सबसे पावरफुल हमले का उसके ऊपर यूज करने लगता है और एक पावरफुल लेजर अटैक से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जब वहाँ का धुआं साफ होता है, रियो वहाँ से गायब हो चुका था, तो एल्फ्रेड अपने सभी गार्ड्स को उसे ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। वहीं दूसरी तरफ सेलिया को रियो की फिक्र होने लगी थी, लेकिन थोड़ी देर में ही वहाँ रियो पहुंच जाता है। जिसके बाद वो बड़ी खुशी खुशी आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन तभी आशिया कुछ सेंस करती है और उनके आसपास कई सारी लाइट्स चमकने लगती है। और जब ये सारी चीजें खत्म होती है, आशिया हारुतो से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, उन्हें उसकी मदद की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ जापानी लोग को देखते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो आ कहाँ गए, लेकिन तभी कुछ डाकू उन्हें किडनैप कर लेते हैं और उन्हें काट में डालकर कहीं लेके जा रहे थे। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर रियो पहुंच जाता है और उसे काट के अंदर से जापानी आवाजें आ रही थी। रियो आसानी से उन सभी बैंडिट्स को एक एक करके हरा देता है, जिसके बाद वो उन सभी को बचाने चले जाता है। वो भी रियो को जापानीज बोलता हुआ देखकर हैरान हो जाती हैं। उनमें से एक लड़का जिसका की नाम मिसाटो है, वो रियो को बताता है कि उनका एक और साथी है यहाँ पे। जब रियो उस कार्ड को खोलता है, वो शौक में आ जाता है क्योंकि ये उसके बचपन का प्यार मिहारू है। कहानी आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं। हारुतो ने कड़ी मेहनत करके उसी कॉलेज में एडमिशन लिया है जिसमें मिहारू थी, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे सामने ही मिहारू दिखती है। वो उससे बात करने जा ही रहा था, तभी उसके पास एक लड़का आता है और उससे बात करने लगता है। कुछ ही देर में वहाँ एक और लड़की आती है, ओए तुम भूल गए क्या, तुम मेरे साथ आए थे। इसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद वो दो मिडिल स्कूलर से मिलते हैं, जिनमें से एक का नाम आकी और दूसरा का नाम मुसाटो है। वो वहाँ पर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर काफी सारे मैजिक सर्कल्स बन जाते हैं और वो सब लोग दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं। उन तीनों को बचाने के बाद वो उन सब के साथ आगे बढ़ जाता है। रास्ते में वो आशिया को बता देता है कि उसने उन लोगों को बचा लिया है। आशिया उससे कहती है कि उसे पता है कि वो लोग कहाँ हैं और वो सीलिया को लेकर वहाँ आ जाएगी। इसके बाद मिहारू उन्हें बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और अपना नाम बताती है। तो रियो भी अपना नाम हारुतो बताता है, लेकिन ये नाम सुन के आकी गुस्सा हो जाती है, पर मिहारू उसे शांत रहने को कहती है। आकी नाम सुन के हारुतो को याद आता है अर्थ में उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम भी आकी ही था। वो उससे 3 साल छोटी थी और जब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ, वो उसके बाद दोबारा कभी नहीं मिल पाए। इसके बाद मसाटो भी अपना नाम बताता है और कहता है कि वो आकी का छोटा भाई है। तो इससे रियो को लगता है कि जब उसके पेरेंट्स अलग हुए, उसकी मॉम ने जरूर दूसरी शादी कर ली होगी। इसके बाद क्योंकि जल्दी अंधेरा होने वाला था, रियो अपने मैजिक से उसी घर को बाहर निकालता है जिसे डोमिनिक ने उसे बनाकर दिया था।
था। तभी वहाँ पर सीलिया के साथ आयशा भी पहुँच जाती है। वो सीधा रियो के पास आकर उसका हालचाल पूछने लगती है। इसके बाद सीलिया और मिहारू आपस में बात करने लगते हैं, पर किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो आयशा अपनी पावर्स का उन दोनों पर यूज करती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को समझ पाएंगे। जिसके बाद वो सभी लोग उसके घर के अंदर चले जाते हैं। वो सभी यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो बाहर से तो छोटा दिख रहा था, पर अंदर से वो घर सच में बहुत बड़ा है। इसके बाद वो सभी लोग साथ में नहाने लगते हैं, जहाँ सीलिया उन्हें बताती है कि हारुतो का असली नाम रियो है और आशिया एक स्पिरिट है जिसका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं दूसरी तरफ रियो उन सभी के लिए खाना बना रहा है, जहाँ वो मसाटो को बता देता है कि ये दुनिया बिल्कुल एक RPG गेम जैसी है। इसके बाद वो सारी लड़कियां वहाँ पर पहुँच जाती है और क्योंकि सीलिया के पास कोई और कपड़े नहीं थे, वो आकी के कपड़े पहन लेती है। तो रियो उससे कहता है कि कल वो सभी शॉपिंग पर जाएंगे। जब उन सभी का खाना खत्म होता है, हारुतो उन सभी की बातों को सुनकर कहता है, ऐसा लगता है जैसे कि तुम सभी को यहाँ पर सम्मन किया गया है। मिहारू उससे पूछती है कि अर्थ वापस जाने का क्या कोई रास्ता नहीं है? ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं यहाँ पर तुम्हारी तरह नहीं आया था, एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हुई, जिसके बाद मैं यहाँ रिबॉर्न हुआ हूँ। तैलिया उनसे पूछती है कि जब वो लोग यहाँ सम्मन हुए थे क्या उन्हें कोई लाइट दिखी थी? जब वो सभी हाँ कहते हैं तो सीलिया एक पुरानी कहानी के बारे में बताती है, जिसमें जब ह्यूमंस और डीमंस के बीच में लड़ाई चल रही थी, तब ह्यूमंस ने दूसरी दुनिया से हीरोज को समन किया था और उनकी समनिंग के दौरान इसी तरह की लाइट के बारे में बात की गई थी। मिहारू बताती है कि जब वो यहाँ आ रहे थे उनके साथ 2 और लोग थे, लेकिन यहाँ पर पहुँचने से पहले ही वो गायब हो गए। रियो कहता है कि ये पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि वो इस दुनिया में आए या फिर नहीं। तभी आशिया उसे उठाने लगती है और उसे अपने साथ बेड में चलने को कहती है, क्योंकि आज उसने बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर ली थी। पर भाई बेड में ऐसी कौन सी चार्जिंग पिन है जिससे कि एनर्जी चार्ज हो जाएगी? उसे चिपकता हुआ देखकर सीलिया उससे पूछती है कि वो यहाँ कर क्या रही है। आशिया बताती है कि वो खुद को रिचार्ज कर रही है। सेलिया कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, पर आशिया उसे बताती है कि वो हमेशा उसके साथ ही सोती है। जिसके बाद रियो उसे समझाने लगता है, आशिया एक स्पिरिट है तो उसे बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है और मैं उसके लिए इसके सोर्स के जैसा हूँ। सेलिया कहती है कि भले ही ऐसा हो, लेकिन फिर भी वो दोनों साथ में नहीं सो सकते। तो आयशा कहती है कि वो मिहारू के साथ सो जाएगी क्योंकि उसके पास भी काफी ज्यादा मैजिकल एनर्जी है। जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। रियो जब अकेला होता है वो सोच रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा मिहारू से मिलूंगा। क्या मुझे उसे बता देना चाहिए कि मेरे पास अभी भी हारुतो की यादें हैं? लेकिन नहीं, हारुतो मर चुका है। अब मैं सिर्फ रियो हूँ और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस है। तभी वहाँ पर सीलिया पहुँच जाती है और वो उसके एडवेंचर्स, आशिया और लड़कियां और पता नहीं कितने सारे सवाल करने लगती है। हारुतो कहता है कि चुप कर कार्टून, बताता हूँ तेरे को। इसके बाद रियो उसे बता देता है कि उसके पास अपने पिछले जन्म की सारी यादें हैं और क्योंकि वो उनकी ही दुनिया से आया था वो उनकी लैंग्वेज को समझ सकता है। पिछले जन्म में उसका नाम हारुतो था और जब उसकी मौत हुई तो उसकी उम्र 20 साल थी। इसके बाद हम फिर से बेल्शियम किंगडम में पहुंच जाते हैं, जहाँ की चार्ल्स और रेस आपस में बात कर रही है। किसने सोचा था भाई कि तेरी फियोंसे किडनैप हो जाएगी शादी वाले दिन? हमारे सिपाही बिना रुके उन सभी की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक सीलिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद वो बताता है कि उनके किंगडम में एक हीरो आ चुका है। जिसके बाद हम उस हीरो को देखते हैं जिन्हें उन लोगों ने सम्मन किया था, जो कि अपनी खातिरदारी होने के बावजूद भी काफी गुस्से में था और उन सभी को किडनैपर कह रहा था। वहीं जब उसे सम्मन किया गया था वो आराम से बेड पर पड़ा हुआ गेम खेल रहा था और जब वो इस दुनिया में पहुंचा तो उसके हाथ में एक स्वॉर्ड थी। फ्लोरा उससे कहती है कि उसने यहाँ पर उसे सम्मन किया है और वो एक हीरो है। प्रिंसेस के बात करने के तरीके को देखकर वो समझ आता है कि यहाँ पर हीरो का सोशल स्टेटस बहुत अच्छा है। जिसके बाद वो अपना नाम हिरोआकी साकाटा बताता है। जिसके बाद प्रेजेंट में उसने उन सभी को बड़ा ही परेशान करके रखा है। वहीं दूसरी तरफ वो शॉपिंग पर उन दोनों बच्चों को नहीं लेकर जाते क्योंकि इस घर के आसपास बैरियर लगा हुआ है, तो वो इसके अंदर ज्यादा सेफ रहेंगे। इसके बाद रियो मिहारू को उठाकर वहाँ से जाने लगता है और आशिया सीलिया को लेकर जा रही थी। उसे इतना शान देखकर रियो उससे पूछता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हारे होते हुए मुझे डर क्यों लगेगा? अरे अभी तो मिली थी, इतनी जल्दी भरोसा भी हो गया। वहीं सीलिया आयशा से पूछती है कि वो रियो के बारे में कितना जानती है। आयशा उससे कहती है कि वो लगभग सारी चीजें जानती है क्योंकि उसकी मेमोरीज हारुतो से जुड़ी हुई है, लेकिन सीलिया को ये बात अच्छी नहीं लगती कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है। इसके बाद जब वो सब टाउन के पास उतरते हैं, रियो उन दोनों को एक एक आइटम दे देता है जिससे वो अपने बालों के रंग को चेंज कर सकते हैं। कलर बदलने के बाद जब वो सभी टाउन में जाते हैं, उन दोनों को कोई भी नहीं पहचान पाता। रियो उन सभी को लेजर लॉर्ड की शॉप
शॉप पर ले जाता है जहाँ वो अपना शॉपिंग करने लगती हैं और रियो खुद बाहर आ जाता है ताकि वो लोगों से इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सके। इसके बाद जब वो वापस आता है, मिहारू ने उसके लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करके रखी थी जिसे देखकर बाकी लड़कियां भी कहती है कि वो उसके ऊपर अच्छी लग रही है, तो रियो उस ड्रेस को खरीद लेता है। वो लोग शॉपिंग करके वापस आ चुके हैं और उन बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आए हैं और उन्हें वो सारे कपड़े बहुत ही पसंद आते हैं। आगे रियो उन्हें बताता है कि उसने उनके फ्रेंड्स के बारे में पता किया था लेकिन उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इतनी बात तो पक्की है कि वो सारी कहानियां सच थी। हीरोज को सच में यहाँ सम्मन किया गया है लेकिन उसे सिर्फ 2 ही हीरोज के बारे में पता है, तो ऐसा हो सकता है कि ये तीनों हीरोज ना हो और सिर्फ इसीलिए ये यहाँ पर समन हो गए क्योंकि ये उन दोनों के साथ थे। आगे रियो उस क्रिस्टल का यूज करके वहाँ से टेलीपोर्ट होकर डेमी ह्यूमंस के विलेज में पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचते ही लातिफा के साथ साथ बाकी लड़कियां भी उसका स्वागत करती है। इसके बाद रियो के कहने पर वो सभी उसे एल्डर के पास ले जाती है। इसके बाद रियो उन्हें सारी चीजें बता देता है, जो लोग मेरे साथ है वो शायद हीरोज नहीं है और यहाँ पर वो इसीलिए आ गए क्योंकि जब समनिंग हो रही थी तो वो हीरोज के साथ ही थे। ये सारी चीजें मुझे उनसे बात करने के बाद पता चली। एल्डर उससे पूछते हैं कि वो भला उससे बात कैसे कर पाया, तो रियो उन्हें बता देता है कि वो पहले उसी दुनिया में रहा करता था और मौत के बाद यहाँ उसका पुनर्जन्म हुआ। वो उनसे पूछता है कि क्या वो कुछ लोगों को यहाँ पर रख सकता है क्योंकि उसके हिसाब से उनका यहाँ रहना ज्यादा सेफ रहेगा। इसके लिए एल्डर्स मान जाती है पर वो कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद वो इस जगह के बारे में किसी को भी कुछ ना बताए। जिसके बाद वो उन्हें सिलिया के बारे में भी बता देता है और जब उन्हें पता लगता है कि वो एक दुल्हन भगा के ले आया, डोमिनिक जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद रात को लातिफा और रियो आपस में बात कर रहे थे जहाँ उसे पता चलता है कि उसने पहले ही आकी और मिहारू के बारे में लातिफा को बता रखा था और जब उसे पता लगता है कि वो दोनों यहाँ पर आए हैं तो लातिफा उससे पूछती है कि क्या उसने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। रियो कहता है कि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था इसीलिए उसने नहीं बताया और वो लातिफा को भी ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद अगले दिन वो वहाँ से जाने लगता है जहाँ लातिफा के पूछने पर वो बताता है कि जब वो उन्हें छोड़कर यहाँ जाएगा उसे क्लूज को ढूंढने में लगभग 2 हफ्ते लग सकते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम लेजर लॉर्ड को देखते हैं जो कि एक किंग से बात कर रही थी। किंग कहता है कि वो बल्फम किंगडम के हीरोज को यहाँ लाना चाहता है ताकि वो अपनी सिटी की रक्षा कर सके। किंग उसे हीरो का नाम भी बता देता है लेकिन सकाटा नाम उसे कहीं सुना सुना सा लगता है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि जिस हीरो को उन्होंने समन किया है उसका नाम क्या है। किंग उसका नाम सात्सुकी बताता है। ये सुन के लेजर लॉर्ड सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद वो अपने किंगडम के हीरो सात्सुकी से मिलने जाती है। इसके बाद हम काफी सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं जिन्हें रीसी कंट्रोल कर रहा था। जाओ और जिसमें भी ज्यादा मैजिक हो उसे पकड़ कर लाओ और अगर कोई भी तुम्हें काम का ना दिखे तो उसे खाकर अपनी भूख मिटाओ। इसके बाद हम अपने बच्चों को देखते हैं जहाँ सिलिया मसाटो को यहाँ की लैंग्वेज सिखा रही थी और मिहारू आकी के साथ मिलकर खाना बना रही है। वहीं आकी परेशान हो रखी है क्योंकि स्कूल में उसकी अगली टर्म शुरू होने वाली थी पर वो यहाँ आकर फंस गए और ऊपर से उसे ये भी नहीं पता कि वो अपनी मॉम से दोबारा मिल भी पाएगी या फिर नहीं। मिहारू उसे समझाती है कि उसे इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, सिलिया, आयशा और हारुतो जरूर सब कुछ ठीक कर देंगे। उसे हारुतो एक अच्छा इंसान लगता है और वो शायद उसके साथ इतनी कंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि उसका नाम भी हारुतो है। लेकिन ये सुनकर आकी भड़क जाती है, तुम इस हारुतो को उसके साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो? तुम्हें पता है ना वो कैसा इंसान है, उससे तुम उसको कंपेयर करके इसी की बेइज्जती कर रही हो। जिसके बाद वो खुद को शांत करने के लिए बाहर आकर बैठ जाती है और वो सोचने लगती है कि क्या मिहारू अभी भी हारुतो से प्यार करती है। तभी आशिया कुछ मॉन्स्टर्स को सेंस करती है और जब मिहारू बाहर आती है वो देखती है कि उनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स आ रखे हैं पर इससे पहले कि वो उनके ऊपर हमला करते आयशा आकर उन्हें बचा लेती है। बाहर से शोर शराबा सुनकर वो मसाटो को अंदर ही रहने को कहती है और जब एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करने जा रहा था सेलिया आकर उन्हें बचा लेती है। जिसके बाद वहाँ रियो भी पहुंच जाता है। वो एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को हरा देता है लेकिन मरने से पहले एक मॉन्स्टर रियो से कहता है प्लीज मुझे मार दो। इसके बाद रियो इसी के बारे में सोचने लगता है कोई मॉन्स्टर भला खुद को मारने को क्यों कहेगा और ऊपर से वो बात कर सकता था, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम रीस को देखते हैं जिसके ज़ॉम्बीज काफी सारे इंसानों को वहाँ पर ले आए हैं लेकिन एक ग्रुप उसके पास वापस नहीं आया था तो वो समझ आता है कि किसी ने उन्हें मार दिया है पर वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि वो अभी भी काफी सारे ज़ॉम्बीज को बना सकता है। अगले दिन रियो उन सभी को लेकर उस विलेज में पहुंच जाता है जहाँ सबसे पहले उनसे लातिफा मिलने आती है जहाँ मसाटो उसे देखकर कहता है कि वो सच में कितनी सुंदर है और एक प्रॉपर फरी की तरह। उसे उन सभी के कान कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहे थे। इसके बाद उन सभी का इंट्रोडक्शन चलता है और सेलिया लातिफा से पूछती है कि क्या वो उसकी पूंछ को छू सकती है और वो उसकी पूंछ को छूकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद रियो उन सभी को लेकर एल्डर्स के पास जाने लगता है
है। रास्ते में सारे विलेजर्स चुप चुप कर उन्हें देख रहे थे और जब मिहारू एक छोटी बच्ची से बात करती है उसके बाद सभी विलेजर्स बाहर आ जाते हैं और काफी जल्दी उन सभी से घुल मिल भी जाती है। इसके बाद वो सभी एल्डर्स के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वहाँ उनके स्वागत के लिए ट्राइस भी पहुंच जाती है और उनके यहाँ आने की खुशी में वो सभी लोग पार्टी शुरू कर देते हैं, जहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद लातिफा उन सभी को अपना घर दिखाती है, जहाँ उन सबको अब से रहना होगा। यहाँ पर उन्हें अपने रूम बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। जिसके बाद सभी लड़कियां साथ में नहाने पहुंच जाती हैं और सेलिया को लातिफा इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो अभी तक उससे ही चिपकी हुई है। वहीं बाहर मसाटो उससे कह रहा था कि वो भी उसके जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और पूछता है कि उसकी ताकत कैसे इतनी बढ़ गई। रियो कहता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था पर उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा। मैं भी तुम्हारे जैसा ही बनना चाहता हूँ, तुम सच में कमाल के हो। अगले दिन सेलिया, रियो और आयशा वहाँ से जाने लगती है। रियो तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने जा रहा था पर सेलिया अपने फादर को एक लेटर भेजने के लिए साथ में जा रही है। वहीं मिहारू उसे काफी सारी कुकीज देती है क्योंकि उसने अब तक उनकी बहुत ज्यादा मदद की है। वो जानती है कि ये कुकीज काफी छोटी चीज है पर वो अभी उसके लिए इतना ही कर सकती थी। रियो कहता है कि इसके लिए इतना काफी है, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाती है। वहीं उनके जाते ही लातिफा कहने लगती है कि उनके आने से पहले उन्हें सरप्राइज प्लान करना चाहिए। इसके बाद हम फिर से बेल्ट्रॉम किंगडम में पहुंच जाती है, जहाँ उसने हीरो से मिलने लेजरलॉर्ड पहुंची हुई है। वहीं लेजरलॉर्ड की सुंदरता को देखकर सकाटा तो बिल्कुल ही मंत्र मुक्त हो रखा है। वहीं वो तीनों सेलिया के घर तक पहुंच चुके हैं, जहाँ वो उसे एक सीक्रेट एंट्री के बारे में बताती है जो कि सिर्फ उनकी फैमिली को ही पता है। इसके बाद वो खुद को इनविजिबल बनाकर गार्डन के सीक्रेट डोर तक पहुंच जाते हैं और अंदर जाने के बाद सेलिया अपने फादर के लिए लेटर रख लेती है। वहीं उसके फादर को पता लग चुका था कि उस डोर का यूज हुआ है और वो जानते हैं कि ये सेलिया होगी, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं सेलिया वहाँ से जा चुकी थी। उसने अपने लेटर में लिखा था कि वो अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है और उन्हें मिस भी कर रही है। जो उसने किया भले ही वो गलत हो पर वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी और चार्ल्स जैसे इंसान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो अभी जहाँ है वो बिल्कुल सेफ है और जल्दी उनसे मिलने वापस आएगी। उसके फादर भागते हुए गार्डन में पहुँचते हैं। सेलिया बेटा कहाँ हो तुम? मैं तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन सेलिया तब तक वहाँ से जा चुकी थी। वहीं रियो उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो कि तुम अपने फादर से नहीं मिलना चाहती? सेलिया कहती है कि हाँ अभी के लिए यही बेहतर होगा। इसके बाद हम लेजरलॉर्ड को देखते हैं जो कि एयरशिप में बैठकर कहीं जा रही थी। तभी अचानक से उनकी पूरी शिप हिलने लगती है और एक मेड उन्हें बताती है कि एक वाइब्रन ने उनके ऊपर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें पानी में लैंड करना पड़ता है। इसके बाद जब वो पोर्ट पर पहुंचती हैं, वो देखती हैं कि हीरो साकाटा पहले से ही वहां पहुंचा हुआ है क्योंकि ड्यूक को कुछ काम था, वो उसके साथ आया था पर उस ड्रैगन की वजह से उन्हें भी नीचे उतरना पड़ा। इसके बाद हम रियो और सिलिया को देखते हैं जो कि टाउन में घूम रहे थे। तभी वो देखते हैं कि आयशा उनके पास नहीं है और पीछे जाने पर वो देखते हैं कि वो एक जगह पर खाना खा रही है। रियो माफी मांगते हुए कहता है कि वो इसके लिए पे कर देगा पर शॉपकीपर उसे मना कर देता है क्योंकि वो ये सारी चीजें खाली कर रहा था। हारुतो के पूछने पर वो बताता है कि इस बंदे ने हीरो की शिप पर काम किया था जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे मिले हैं और इसकी खुशी में वो सबके खाने के पैसे खुद दे रहा है। रियो उससे पूछता है कि क्या वो जानता है कि वो सब कहाँ जा रही है। शॉपकीपर बताता है कि हीरोज की मीटिंग है और वो भी लेजरलॉर्ड के साथ। इसके बाद हम उन सभी की मीटिंग को देखते हैं जहाँ लेजरलॉर्ड बता रही थी कि ड्रैगन का यहाँ होना सच में कितना खतरनाक है, उसे हैंडल करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है और अगर उसने इस शहर में हमला कर दिया तो उन्हें लोगों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। और वो डिसाइड करती है कि वो अपने टाउन में वापस जाएगी क्योंकि एयरशिप का यूज करने पर वो ड्रैगन उनके ऊपर हमला कर सकता है, तो वो पैदल ही जाना चाहती है। सकाटा को लगता है कि पैदल जाना भी काफी खतरनाक होगा, तो वो उनके साथ जाना चाहता है क्योंकि एक हीरो होने के नाते उसे लोगों की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जब वो जंगल में पहुँचते हैं उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। उनसे लड़ने के लिए सोल्जर्स और लेजरलॉर्ड की कुछ मेट्स बाहर आती है पर वो मॉन्स्टर्स उनके ऊपर पत्थर फेंककर हमला करने लगते हैं जिससे पूरी कैरेज ही हिलने लगती है। तो सारी मेट्स उन्हें बचाने के लिए सामने बैरियर्स बना देती हैं। इसके बाद आर्या वहाँ से बाहर आ जाती है और सोल्जर से डिफेंस पे ध्यान देने को कहती है और फाइटिंग उन पर छोड़ने को। आर्या अपने मैजिक का यूज करके उन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने लगती है जिससे एक ही झटके में कई सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उनसे लड़ने लगती है, जिसके बाद बाकी की मेट्स भी उसकी मदद करने के लिए आगे चली जाती है। वहीं रीस ये सारी चीजें उड़ता हुआ देख रहा था और वो भी उन लड़कियों की ताकत देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। वहीं अंदर हीरो परेशान हो रखा है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि बाहर हो क्या रहा है। जिसके बाद वो रुआना से कहता है कि क्या तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? फिक्र मत करो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अकेला ही उन सभी को हरा दूंगा।
होगा। तभी उनकी कैरेज के ऊपर कुछ गिरता है और अब सकाटा से और ज्यादा इंतजार नहीं होता। वो अपनी तलवार लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो दोनों भी वहाँ से बाहर आ जाती है, जहाँ इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर वो भी हैरान हो जाती है। लेजर लॉर्ड उनके डिफेंस का काम रिवाना पर छोड़ देती है और खुद घायल लोगों की मदद करने चली जाती है। इसके बाद वहाँ आर्या पहुंचकर उसे रिपोर्ट देने लगती है। उनके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। उन्होंने सामने के लगभग सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है और बचे कुछ मॉन्स्टर्स उसके साथ ही संभाल रही है। जिसके बाद वो पीछे के मॉन्स्टर्स को मारने के लिए चली जाती है। ये देखकर रिस कहता है कि मेरा प्लान काम कर ही गया। आर्या को उन मॉन्स्टर्स से लड़ता हुआ देखकर रेमंड भी काफी इम्प्रेस हो जाता है। आर्या उससे कहती है कि वो यहाँ सब कुछ संभाल लेगी और उसे बाकियों की मदद करने के लिए भेज देती है। तभी वहाँ एक लेजेंडरी मिनोटॉर मॉन्स्टर पहुंच जाता है। रवाना बताती है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसने डिवाइन डीमन वॉर के दौरान बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। वहीं सकाटा जो कि सबको बचाने वाला था, मॉन्स्टर को देखकर उसकी फट जाती है और डर के मारे वो नीचे गिर जाता है। आर्या उनकी मदद करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने भी वही मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके हमले से वो किसी तरह बच जाती है और दूसरा मिनोटॉर उनके कैरेज को उठाकर ही दूर फेंक देता है। वो फ्लोरा पर हमला करने जाता है, पर लेजर लॉर्ड उसे बचा लेती है। जिसके बाद वो फिर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस बार भी उसे बचाने के लिए रियो वहाँ पहुँच जाता है और उसके हाथ को ही काट देता है। वो उस मॉन्स्टर को थोड़ी बेइज्जती करके मारना चाहता था, तो वो उसकी ही तलवार को नीचे धक्का देकर उसके ही शरीर में घुसा देता है। रियो को देखकर फ्लोरा को याद आता है कि उसने पहले भी उसे इस मॉन्स्टर से इसी तरीके से बचाया था। हारुतो उनके पास जा ही रहा था, तभी एक मेड उससे पूछती है कि वो है कौन, लेकिन तभी एक मिनोटॉर उनकी तरफ आने लगता है। तो हारुतो कहता है कि ये सब बाद में करती है। जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चले जाता है और वो उसके अटैक को ब्लॉक करके हवा में दूर उड़ा देता है। और ये सारी चीजें देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एक और मिनोटॉर उसके ऊपर हमला करने आता है, पर रियो उसे भी आसानी से हरा देता है। सभी सैनिक उसके लिए चीयर करने लगते हैं और छोटे मॉन्स्टर्स ये सब देखकर डर के वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद रियो उन सबके पास वापस आता है, जहाँ रियो और फ्लोरा एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाती है। रियो को यकीन नहीं होता कि वो फिर से फ्लोरा से मिल रहा है और उसे दोबारा से इस डॉबी को बचाना पड़ा। लेजर लॉर्ड उन्हें बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है और अपना नाम बताती है। इसके बाद रियो भी अपना नाम हारुतो बताता है। वहीं फ्लोरा रियो को बड़े ही गौर से देख रही थी और उससे पूछती है कि क्या वो पहले कभी मिल चुके हैं, पर रियो कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता। रियो उन्हें बताता है कि वो एक एडवेंचरर है। आगे सकाटा भी वहाँ पहुँच जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तुम भी काफी अच्छी स्वॉर्ड चला लेते हो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे जैसे भी लोग हैं यहाँ। अरे नहीं नहीं, आप सभी का लेवल तो मुझसे कहीं ज्यादा ऊपर है, इसीलिए मैं थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ। लेकिन ये सुन के लेजर लॉर्ड हंसने लगती है। इसके बाद रियो उनकी थोड़ी और मदद करता है और उनके कैरेज को फिर से चलने फिरने लायक बना देता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर उनके सामने मिनोटॉर की तलवार पड़ी थी। उन्हें समझ नहीं आता कि वो उसे हटाएंगे कैसे, पर तभी वहाँ हीरो पहुंच जाता है और उस तलवार को निकाल कर दूर फेंक देता है। ये देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाती हैं और रियो देखता है कि उसके अंदर सच में काफी ज्यादा मैजिक पावर है। जिसके बाद हारुतो भी उनके साथ आगे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्पिरिट विलेज में लातिफा सभी को उनकी लैंग्वेज सिखा रही है। तभी एक बच्चा मसाटो को फिशिंग के लिए बुलाने आता है, जिसकी वजह से सिर्फ वो दोनों ही बाहर जाकर स्पिरिट आर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ मिहारू बड़ी ही जल्दी सीख रही थी। इसे देखकर आकी दुखी हो जाती है और उसे लगने लगता है कि शायद उसमें कोई टैलेंट है ही नहीं। उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, पर घर वापस जाने की जगह आकी कहती है कि वो थोड़ी देर घूमना चाहती है। आगे जाकर उसे दो बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, जिसकी वजह से उसे अपना बचपन याद आ जाता है, जब वो मिहारू और हारुतो के साथ पिकनिक पर जाया करती थी। जहाँ से वापस जाते वक्त वो कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा साथ में रहेंगे। हारुतो कहता है कि बिल्कुल, लेकिन इसके कुछ समय बाद उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। ये इसकी वजह से आकी मॉम के पास चली गई और हारुतो उसके डैड के पास। आकी रोते हुए कहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तुमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन हारुतो बस माफी मांगकर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम प्रोक्सिया किंगडम में उसके एम्परर को देखते हैं, जिसके साथ वहाँ लूशियस भी है। तभी वहाँ पर रिस पहुंच जाता है। हमारे प्लान्स में थोड़ी मुसीबत आ गई है, वो ऐसी मुसीबत है जिसके लिए मिनोटॉर कुछ भी नहीं है, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। लूशियस पूछता है कि उसे क्या करना होगा, तो रिस बताता है कि उन्हें बेल्ट्रम की सेकंड प्रिंसेस फ्लोरा को किडनैप करना है। वहीं फ्लोरा बिस्तर पे सोच रही है कि क्या वो रियो था। वहीं दूसरी तरफ रियो अमांडे में पहुंच चुका है। लेजर लॉर्ड उससे कहती है कि कल उसे लेने के लिए वो अपनी एक मेड को भेज देगी। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। आगे हारुतो सेलिया और आयशा से मिलने जाता है। लियो बताता है कि लेजर लॉर्ड ने उन्हें रहने के लिए ये इन दिया है और वो कुछ दिनों तक यहीं पर रहने वाले हैं। ये सुन के सेलिया डर जाती है, क्योंकि हो सकता है
कि आर्या उससे पहचान ले क्योंकि वो कॉलेज में दोस्त हुआ करते थे। पर रियो कहता है कि उसने अपने बालों का रंग चेंज कर लिया है तो उसे इस चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे वो बताता है कि वो रवाना और प्रिंसेस फ्लोरा से भी मिला है और रवाना ने भले ही उसे ना पहचाना हो पर फ्लोरा को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था। यहाँ रहने में खतरा तो है पर वो लेजर लॉर्ड के साथ अपने संबंध अच्छे करना चाहता है क्योंकि शायद जिस हीरो को वो ढूंढ रहा है वो यहीं पर है, तो इसके लिए उसे इनके पावरफुल लोगों से संबंध अच्छे बनाने होंगे और इसीलिए वो कल उनसे मिलने भी जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसकी ताकत को देखकर गुस्ताव भी उसके साथ अपने रिलेशन को अच्छा बनाना चाहता है तो इसीलिए वो लेजर लॉर्ड के साथ उससे मिलने जाना चाहता है। इसके बाद हम स्टुअर्ट और एल्फोंस को देखती हैं जो कि कुछ लड़कियों को लेकर एक 5 स्टार होटल में जाती हैं पर वहां पहुंचने पर रिसेप्शनिस्ट बताता है कि जो रूम वो बुक करना चाहती हैं वो पहले ही बुक हो चुका है और उन्हें कोई और रूम सिलेक्ट करने को कहता है। आप उनसे कह दीजिए कि वो उस रूम को खाली कर दे, मैं इसके आपको 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ऐसा करने से मना कर देता है और जिस रूम के बारे में वो झगड़ रही है वो असल में रियो का है। उन्हें बाहर से शोर आने लगता है और थोड़ी देर में ही वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाती है। उन्हें देखकर रियो पहचान जाता है। वहीं वो दोनों उससे कहती हैं कि वो इस रूम को यूज करना चाहती है तो वो किसी और रूम में चला जाए। रियो फालतू का बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता तो वो इसके लिए मान जाता है। पर जब वो यहाँ से जा रहे थे एल्फोंस उनका रास्ता रोक देता है और सेलिया और आयशा से साथ में डिनर करने को कहता है। रियो कहता है कि उन्होंने पहले ही खाना खा लिया है और वहाँ से जाने लगता है। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है, जब कोई नोबल कुछ कहता है तो उसे मानना होता है। अच्छा ये कौन सी रूल बुक में लिखा है? ये सुन के एल्फोंस गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है पर रियो उसे आसानी से नीचे पटक देता है। जिसके बाद स्टुअर्ट भी उसके ऊपर हमला करने जाता है पर वो उसके हमले से बच जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो दोनों हार नहीं मानते तो रियो को उन दोनों को ही बेहोश करना पड़ता है और आगे वेटर को वो उन दोनों को यहाँ से ले जाने को कहता है। आगे हम आर्या को देखते हैं जो कि इन चीजों की रिपोर्ट लेजर लॉर्ड को दे रही थी। अब उसे लगेगा कि सारे नोबल्स अकड़ू होती हैं। मैं उसके सामने हमारी अच्छी इमेज बनाना चाहती थी, उसकी करतूतों के लिए उसे सजा तो देनी होगी। मिस लेजर लॉर्ड क्या आप हारूटो को बता सकती हैं मैं अपने बेटे की हरकतों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और उससे माफी चाहता हूँ। इसके बाद गुस्ताव उन दोनों को अपने रूम में बुलाता है। मुझे तुम लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं थी पर ये तो हद ही हो गई। मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर चुका था कि तुम्हें दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। आप ये क्या कह रही हैं? वो तो बस एक कॉमनर था। एक कॉमनर? हाँ, वो तुमसे कहीं ज्यादा कैपेबल है। उसने 3 मिनट और को बिना किसी मुश्किल के हरा दिया। क्या तुम उसके कुछ आधा करने के भी लायक हो? एल्फोंस कहता है कि अगर उसके पास भी मैजिकल स्वॉर्ड होती तो वो ऐसा कर सकता। अच्छा, मैंने तो सुना कि तुमने साथ में उसके ऊपर हमला किया था और फिर भी उसने तुम्हें हरा दिया। चलो फिर भी मैं तुम्हें मौका देता हूँ। कल लेजर लॉर्ड उसी जंगल में जाकर उन मॉन्स्टर्स के बारे में छानबीन करने वाली है। अगर तुम वहाँ पर कोई तारीफ के लायक काम करते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हें रोटानिया में वापस भेजकर जेल में बंद कर दिया जाएगा। पर उससे पहले तुम्हें हारूटो से माफी मांगनी होगी। दूसरी तरफ हारूटो के पास लेजर लॉर्ड आती है। जहाँ इंट्रोडक्शन होने के बाद हारूटो उन दोनों को अंदर वेट करने को कहता है। लेजर लॉर्ड कहती है कि कल जो घटना हुई उसके लिए गुस्ताव उससे माफी चाहता है और वो अभी भी महल में उसे डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती है और अगर वो चाहे तो वो अपने दोस्तों को भी साथ में ला सकता है। पर हारूटो कहता है कि वो दोनों कल रात से ही थकी हुई है तो वो सिर्फ अकेला ही आएगा। जिसके बाद वो महल में पहुंच जाता है जहाँ की गुस्ताव अपने बेटे की हरकतों के लिए माफी मांगता है। जिसके बाद वो उन दोनों छोकरों को भी वहाँ पर बुलाता है और वो अपने घुटनों पर आकर उससे माफी मांगते हैं। इसके बाद वो सभी खाना खाने जाते हैं जहाँ लेजर लॉर्ड ने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करके वहाँ के राइस को बिल्कुल ही अर्थ के जैसा बना दिया था जो कि सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। इसके बाद हीरो के पूछने पर हारूटो बता देता है कि वो 11 साल की उम्र से ही ट्रेवल कर रहा है क्योंकि बचपन में ही उनकी मौत हो गई थी और फिलहाल उसकी उम्र 16 साल है। ट्रेवल करने की वजह पूछने पर वो बताता है कि वो अपने पेरेंट्स के एक खास इंसान को ढूंढ रहा है। गुस्ताव उससे कहता है कि अगर कभी वो ठहरने का सोचे तो वो बेल्ट्रन किंगडम में आकर रह सकता है क्योंकि उन्हें उसके जैसे स्किल स्पोर्ट्समैन की बहुत जरूरत है और वो उसे एक अच्छी पोजीशन भी दे देगा। ये सब सुन के साकाटा कहता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मैं कोई एक और हीरो को देख रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चाहे जितना भी कर लूँ पर मैं कभी भी एक हीरो की बराबरी नहीं कर पाऊंगा। तुमने सही कहा, एक हीरो की बराबरी कोई नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास दुनिया जीतने की ताकत होती है। आगे उसके पूछने पर लेजर लॉर्ड बताती है कि जिस हीरो को क्लॉक ने समन किया है उसका नाम सात्सुकी है। ये सुन के वो समझ आता है कि वो वही लड़की है जिसे मिहारू ढूंढ रही है और सात्सुकी के साथ साथ कई और किंगडम के हीरोज भी वहाँ आने वाले हैं। ये सब सुन के हारूटो खुश हो जाता है। आगे हम सभी सैनिकों को देखते हैं जिनके बीच में एल्फोंस भी है और वो मन ही मन हारूटो से बदला
लेने का प्लान बना रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे लूशियस पहुंच जाता है। यहाँ कोई भी मिनाटोर नहीं आने वाला, तुम उसकी चिंता मत करो। इस जंगल के सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो चुके हैं। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम प्रिंसेस फ्लोरा के पर्सनल गार्ड्स हो। तुम कौन हो और तुम ये सब चीजें कैसे जानते हो? तभी रीस उससे पूछता है, तुम तो बेल्ड्रम किंगडम के पहले नोबल हुआ करते थे ना, क्या तुम इनमें से किसी को जानते हो? नहीं, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, और वैसे भी ये कौन है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अगर ऐसा है तो इनको मेरे लिए जिंदा पकड़ो। इसके बाद लूशियस सभी सैनिकों से लड़ना शुरू कर देता है और वो आसानी से उन सभी की कुटाई कर रहा था। एल्फोंस को उसके ऊपर हमला करने का मौका मिल जाता है, लेकिन वो उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है। तुम काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हो, मैं तुम्हें लास्ट के लिए बचाता हूँ, और वो उससे मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो सभी सैनिकों को अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करने को कहता है, और उनका पूरा जोर लगाने के बावजूद भी रोशियस उन सभी को आसानी से बेहोश करता जा रहा था। वहीं उसे लड़ता हुआ देखकर एल्फोंस सोच रहा था, यार क्या है ये, सबके पास एक मैजिकल स्वॉर्ड मिल रही है, ये तो चीटिंग है। वहीं कुछ ही देर में लूशियस सभी सोल्जर्स को बेहोश कर देता है, और आखिर में वो एल्फोंस के पास आता है। एल्फोंस उसे पैसों का लालच देकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लूशियस उसे भी बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे घसीट कर कहीं लेकर जाया जा रहा था। जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज दिखते हैं। वो मॉन्स्टर्स को नाइट की यूनिफॉर्म में देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी उसके सामने एक सोल्जर डीमन में बदल जाता है। वो चिल्ला उठता है कि ये सब हो क्या रहा है, तो रीस उसे बताता है कि ये बॉडी मॉडिफिकेशन है। वो उनकी बॉडी और सोल्स को दोबारा से बना रहा है। डीमंस को देखकर एल्फोंस उल्टियां करने लगता है। रीस लूशियस से पूछता है कि उसने इसे क्यों बचा के रखा है। लूशियस बताता है कि वो इस पे परफेक्ट रेविनेंट वाली चीज टेस्ट करना चाहता है। जिसके बाद लूशियस उसे पकड़ लेता है और रीस उसके शरीर के अंदर एक रेड कलर के स्टोन को घुसाने लगता है। तुम्हें इसका दर्द अभी महसूस नहीं होगा, पर थोड़ी देर में ही तुम्हारा शरीर और दिमाग दर्द से फटने लगेगा। दूसरी तरफ रात को रेमंड गस्ताव को रिपोर्ट दे रहा है कि सर्च पार्टी जंगल से वापस नहीं आई है। गस्ताव को लगता है कि मॉन्स्टर्स ने उन्हें मार दिया होगा। ये एल्फोंस भी बिल्कुल ही निकम्मा ही निकला। दूसरी तरफ हम फ्लोरा को देखते हैं, जिसे कि काफी बुरा लग रहा था। उसे हारूटो को देखकर ऐसा ही लगता है जैसे कि वो रियो हो, और जब उस वक्त रियो ने उसे बचाया था वो उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाई, ना ही जो गलतफहमियां हुई थी उसे दूर कर पाई। जंगलों में रिस अपनी कलाकारियों को घुरता जा रहा था, तो लूशियस उससे कहता है, अबे क्या कर रहा है यार, कितना घूरेगा, छुपा इन्हें, इन बंधुओं के सामने तो खाना भी नहीं खाया जा रहा है भाई। ये इसके बाद रिस उन सभी को छुपा देता है। ये इसके बाद हम एल्फोंस को भी देखते हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर में बदल चुका है। वहीं रियो जब सो रहा था तब आयशा उसे जगाती है, क्योंकि वो वेस्ट की डायरेक्शन में काफी सारे डीमंस को महसूस कर पा रही है। उसके हिसाब से उसे काफी दूर से इनके होने का पता लग जाना चाहिए था, पर किसी वजह से वो उन्हें सेंस नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ टाउन के वेस्ट गेट पर गार्ड्स देखते हैं कि कुछ डीमंस उनकी तरफ चलते हुए आ रही है, जिसके बाद वो इमरजेंसी बेल को बजा देते हैं। ये आवाज रियो तक भी पहुंच जाती है, तो सिलिया उसे इसका पता लगाने को कहती है, और वो उसके साथ नहीं जाती, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो साथ गई तो वो उसके ऊपर सिर्फ बोझी बनेगी। बाहर आने पर रियो देखता है कि सारे सिटीजन्स कहीं जा रहे हैं। गेट को मॉन्स्टर्स ने तोड़ दिया है और उसके आसपास कई सारे मॉन्स्टर्स खड़े हैं। कुछ सोल्जर सिटीजन्स की इवैक्यूएशन में मदद कर रहे हैं, तो बाकी लड़ाई के लिए तैयार हैं। साथ ही एडवेंचरर गिल्ड के एडवेंचरर्स भी उनके साथ लड़ने के लिए आगे आ रखे हैं। तभी आयशा उसे बताती है कि इस गेट की तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, और हम देखते हैं कि वहाँ एक मिनाटोरस के साथ साथ कई सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स हैं। वो मिनाटोर एक ही हमले से इस गेट को भी तोड़ देता है। रियो आयशा से कहता है कि वो सेलिया के साथ ही रहे, और वो खुद ईस्ट गेट की तरफ जाने लगता है, जहाँ लेजर लॉर्ड की मेड के साथ साथ बाकी सारे सोल्जर्स भी मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और वहाँ सिर्फ गिने चुने सोल्जर्स ही बचे हुए हैं। वो मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हावी होने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर रियो पहुंच जाता है और एक ही मैजिकल अटैक से उन सभी को गेट के बाहर भगा देता है। जिसके बाद वो क्लोई के पास आता है और कहता है कि जब तक रिइंफोर्समेंट नहीं आ जाती वो उनकी मदद करेगा। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर्स की एक और वेव आ जाती है, पर रियो अपने एक ही हमले से उस मॉन्स्टर के झुंड को ठिकाने लगा देता है। उसकी ताकत को देखकर पीछे खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं लेजर लॉर्ड ने कैंप सेटअप कर लिया है ताकि वो सारी चीजों को मॉनिटर कर सके और अकॉर्डिंगली प्लान बना सके। एक मेड उसे आकर रिपोर्ट देती है कि उन्हें अभी अभी खबर मिली है कि ईस्ट गेट से एक मिनटोर के साथ साथ कई सारे मॉन्स्टर्स अंदर आ चुके हैं। लेजर लॉर्ड पूछती है कि वो कितना अंदर आ गई है, पर वो मेड बताती है कि इसकी इंफॉर्मेशन उन्हें अभी नहीं मिली है, पर उनकी सारी फोर्सेस इधर उधर फैल चुकी है। तो लेजर लॉर्ड उस मेड को वहाँ पर जाने को कहती है और उससे रास्ते में अगर कोई मिले तो उसे भी अपने साथ ही ले जाए। जैसे ही वो मेड वहाँ से जाती है तभी एक और मेड वहाँ पहुँचती है और बताती है कि एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन ईस्ट गेट तक पहुँच चुका है और
उसने सारे मॉन्स्टर्स को पीछे ढकेल दिया है। ये सुनकर लिजर लॉर्ड समझ आती है कि वो हारुतो ही होगा। वहीं उन मॉन्स्टर्स की तबाही मचाने की वजह से रीस और लूशियस बड़ी आसानी से टाउन के अंदर पहुंच चुके हैं। रीस उससे कहता है कि जैसे ही उन्हें मिनाटोर्स का सिग्नल मिलेगा तब हम आगे बढ़ जाएंगे और इस समय के लिए लूशियस को तैयार रहने को कहता है। इसके बाद वो मन में सोचने लगता है उस स्पिरिट का ऑरा अभी तक टाउन के सेंटर में ही है। दूसरी तरफ रियो अभी तक मॉन्स्टर से लड़ रहा है। गार्ड्स उससे पूछते हैं कि वो आखिर है कौन। क्लोई उसे बताती है कि वो हारुतो है और उसने ही प्रिंसेस और लिजर लॉर्ड को बचाया था। वहीं लड़ते वक्त रियो देखता है कि मिनाटोर और ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनके पास जितनी ताकत है वो आसानी से गेट को तोड़कर अंदर जा सकते हैं। वो भला शांत खड़े क्यों है? क्या उनका प्लान कुछ और है? रियो आयशा से पूछता है कि क्या टाउन में कुछ बदला तो नहीं, पर आयशा बताती है कि सब कुछ वैसा ही है, पर अगर कुछ होता है तो वो उसे कांटेक्ट करेगी। इसके बाद वहाँ कोसेट और नेटले भी पहुंच जाती है, जहाँ वो देखती है कि सभी लोग सही सलामत हैं। क्लोई बताती है कि इतनी देर से हारुतो अकेला ही उनके लिए लड़ रहा है। उसे लड़ता हुआ देखकर लड़कियां इंप्रेस हो जाती है, पर फिर भी अगर ऐसे ही वो लड़ता रहा तो उसका मैजिक जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो वो हारुतो से कहती है कि वो अब यहाँ से वापस जा सकता है, अब वो सब कुछ संभाल लेंगी। हारुतो उनसे कहता है कि जाने से पहले वो उस मिनाटोर को ठिकाने लगाना चाहता है। वो कहते हैं क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, वो यहाँ पर उसे ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहते। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उसे यहीं से मार सकता हूँ। हारुतो एक ही हमले से उस मिनाटोर को खत्म कर देता है, पर वो यहीं नहीं रुकता। वो आगे एक और हमला करता है जिससे बाकी के छोटे मोटे मॉन्स्टर्स भी खत्म हो जाते हैं। वहीं ये सब देखकर कोसेट को नोटी नोटी ख्याल आने लगते हैं और वो रात को सीधा उसे अपने रूम में इनवाइट कर देती है, जिसकी वजह से नेटली और क्लोई को उसे पीछे धक्का देना पड़ता है और वो कहती है कि इस पर ध्यान मत दो, आप जाइए यहाँ से। वहीं काफी सारे मॉन्स्टर्स टाउन के अंदर पहुंचने लगे हैं और आर्या के सामने भी कई सारे डिमोनॉट्स और मिनाटोर्स खड़े हुए हैं। तभी अचानक से वो सभी मिलके चिल्लाने लगते हैं और आर्या को समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। वो इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि उनकी आवाज पूरे टाउन में गूंज रही है। दूसरी तरफ रिस कह रहा था, लगता है मॉन्स्टर जितना हमने सोचा था उससे पहले खत्म हो जाएंगे, हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। एल्फोंस, हमारी सारी उम्मीदें तुम पर ही टिकी हुई है, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। बाहर ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स ने हमला करना शुरू कर दिया है, जिनसे किसी तरह सोल्जर्स लड़ ही रहे थे। तभी पीछे से मिनाटोरस भी आगे बढ़ने लगते हैं, पर इससे पहले कि वो अंदर आते आर्या उनसे लड़ने के लिए बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ टाउन के अंदर बहुत सारे ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स पहुंच चुके हैं। एक मॉन्स्टर जब एक बच्चे पर हमला करने जा रहा था, रियो उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो बाकी के मॉन्स्टर्स को भी मारना शुरू कर देता है और उन सभी को मारने के बाद वो उनकी इवैक्यूएशन में भी मदद करता है। जहाँ पहुँचने के बाद वो उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी वहाँ एक सैनिक आता है और बताता है कि लेडी लिजर लॉर्ड ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया है, जब आप और आपके साथी यहाँ पर आए तो उन्हें सबसे पहले कासल के अंदर लेकर जाया जाए। दूसरी तरफ एल्फोंस और लूशियस कासल के अंदर पहुंच चुके हैं, जहाँ की एल्फोंस उसके लिए गाइड की तरह काम कर रहा है। वो दोनों गेस्ट रूम के पास पहुंच जाती है। लूशियस उससे कहता है कि अब सब कुछ तुम पर ही है, तुम प्रिंसेस फ्लोरा को कुछ भी नहीं करोगे, उसके अलावा तुम किसी को भी मार सकते हो, तुम थोड़ी बहुत हीरो की भी धुलाई कर सकते हो, पर उसकी भी जान नहीं लेनी है और प्रिंसेस को एक रोंच भी नहीं आनी चाहिए। आगे एल्फोंस एक गार्ड को उठाकर उस रूम के अंदर ही फेंक देता है, जिसके बाद वो कुछ और मॉन्स्टर के साथ उस कमरे के अंदर आ जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एल्फोंस सभी मॉन्स्टर को उनके ऊपर हमला करने को कहता है। एक सैनिक मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके अटैक से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता और वही उसे नीचे पटक देता है। इसके बाद बाकी के सैनिक भी उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और एल्फोंस एक मॉन्स्टर को फ्लोरा को पकड़ने के लिए भेजता है, तो हीरो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर एल्फोंस उस मॉन्स्टर को पीछे करता है और खुद आकी से लड़ने लगता है और एक ही मुक्के में उसे बेहोश कर देता है। मैं कब से इसे मुक्का मारना चाहता था। कस्ताव, अगली बारी तुम्हारी है, तुम्हारी मौत आसान नहीं होने वाली। आखिर एक मॉन्स्टर बात कैसे कर पा रहा है? तभी एल्फोंस उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। बाकी के सोल्जर्स उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स उन्हें वहाँ से नहीं हटने देते। फिक्र मत करो, तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होने वाली। और वो उसे स्टुअर्ट के ऊपर फेंक देता है। वहाँ से निकलने में रोहाना फ्लोरा की मदद करती है और उसे दरवाजे से बाहर निकालकर सभी मॉन्स्टर्स को रोकने लगती है, पर उस दरवाजे के बाहर लूशियस खड़ा था, जो कि उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। दूसरी तरफ आयशा हारुतो को बताती है कि वो कासल से कुछ मॉन्स्टर को सेंस कर पा रही है। जब लेजर लॉर्ड हारुतो की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करने आती है, हारुतो उससे पूछता है कि क्या कैसल में कुछ मॉन्स्टर्स घुस गए हैं। लेजर लॉर्ड कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर तसल्ली के लिए वो चेक करने के लिए किसी को भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरा को लग रहा था कि लूशियस कोई सैनिक है जो कि उसकी मदद कर रहा है, लेकिन तभी वो उसे अपना चेहरा दिखाता है और उसे परेशान करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर रीस आ जाता है। तुम
तुम कब सुधरोगे? यहाँ वक्त बर्बाद करना बंद करो, वो स्पिरिट यहाँ पर आ चुकी है, चलो यहाँ से। लूशियस फ्लोरा को उठा लेता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पैर ना कटे तो शांति से मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ रोहाना मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर रही थी, लेकिन उसके अटैक से मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगड़ता। एक सैनिक रोहाना को बचाने के लिए वहाँ आता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे लात मार कर दूर भगा देता है और फिर रोहाना की तरफ बढ़ने लगता है। तभी आकी को भी होश आ जाता है और अब वो काफी गुस्से में था। मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे कई ज्यादा ताकतवर निकले। मैंने अपनी पूरी ताकत से तुम्हें मारा था। जाओ बे कचरो, इसे खत्म कर दो। लेकिन पलक झपकते ही आकी उन दोनों मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। दो मॉन्स्टर्स रोहाना पर हमला करने चाह रहे थे, तो वो तुरंत ही वहाँ पहुंचकर उन दोनों को मार गिराता है। इसके बाद वो मोटर मैजिक का यूज करके अल्फोंस के ऊपर हमला करता है। ये अटैक खिड़की को तोड़कर बाहर आ जाता है और लेजर लॉर्ड देखती है कि उसी रूम में तो फ्लोरा थी। वहीं हीरो की ताकत को देखकर अल्फोंस डर के वहाँ से भागने लगता है। आकी उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन तभी रीस उसके पीछे आकर उसे बेहोश कर देता है। अल्फोंस तुम बाहर जाओ, वहाँ तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग शिकार मिलने वाले हैं। उसके जाने के बाद वो कुछ मॉन्स्टर्स को बाहर निकालता है और महल के चारों तरफ छोड़ देता है। उन मॉन्स्टर्स को देखकर वहाँ भगदड़ मच जाती है। सैनिक उन मॉन्स्टर्स को रोकने लगते हैं और हारूटो भी वहाँ आकर उन्हें मारने लगता है। तभी हारूटो को प्रिंसेस फ्लोरा की आवाज आती है और वो देखता है कि कोई उसे उठाकर लेकर जा रहा है। मैं तुम्हारी प्रिंसेस को लेकर जा रहा हूँ, दम है तो रोक के दिखाओ। हारूटो को देखकर प्रिंसेस चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से लूशियस धमकी देकर उसे चुप करा देता है। वहीं लूशियस की आवाज सुनकर हारूटो उसे पहचान जाता है कि ये वही इंसान है जिसने उसकी मॉम को मारा था। हारूटो उसके पीछे जाने वाला था, तभी वो देखता है कि उसके पीछे और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ गए हैं और उसे समझ नहीं आता कि वो करे क्या। तभी लेजर लॉर्ड पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, पर आयशिया आकर उसे बचा लेती है और वो हारूटो से कहती है कि वो फ्लोरा को जाके बचाए। सिलिया भी उससे कहती है कि वो जाके फ्लोरा को बचाए, यहाँ सब कुछ वो संभाल लेंगे। और वो अपने अर्थ मैजिक का यूज करके काफी सारे मॉन्स्टर को दीवार में कैद कर लेती है। इसके बाद वो फ्लोरा को बचाने वहाँ से चले जाता है। आयशिया सिलिया से कहती है कि वो सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर बैरियर बनाए। इसके बाद आयशिया बिना किसी हथियार के कई सारे मॉन्स्टर्स को नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो क्लोई से उसका हथियार मांगती है और उस स्पेयर का यूज करके मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। उसकी ताकत को देखकर लेजर लॉर्ड हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये लोग हैं कौन। सभी मॉन्स्टर आयशिया को घेर लेते हैं। वहीं दूर से अल्फोंस उसे पहचान जाता है और उसे याद आता है कि उस रात को वो हारूटो के साथ थी। तुम सभी लोग उसे मारना मत, वो मेरा शिकार है। वो सब भी एक मॉन्स्टर को बात करता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। वहीं आशिया उन सभी मॉन्स्टर्स को आसानी से मार गिराती है, तो वो उन्हें सिलिया को पकड़ने का ऑर्डर देता है और खुद आयशिया से लड़ने जाता है। आयशिया और अल्फोंस लड़ने लगते हैं और बाकी के मॉन्स्टर सिलिया के बैरियर को तोड़ देती है, लेकिन तभी वो अपने अर्थ मैजिक का यूज करके उन सभी के सामने दीवार खड़ी कर देती है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर बाहर आके सिलिया के ऊपर हमला कर देता है, पर आयशिया उसके ऊपर अपना वेपन फेंक देती है और वो मॉन्स्टर वहीं पर नीचे गिर जाता है। आयशिया को बिना वेपन के देखकर अल्फोंस उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आयशिया उसके सभी हमलों को डॉज कर लेती है और जब वो उसके ऊपर अगली बार हमला करता है वो वहाँ से हट जाती है, जिससे उसका हाथ एक दीवार में फंस जाता है। आयशिया उसके मुंह पर लात मारकर उसे नीचे गिरा देती है। एक मेड आयशिया को अपना वेपन देती है, जो कि आयशिया अल्फोंस की पीठ में घुसा देती है। उसे लगता है कि वो मर गया और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अल्फोंस फिर से खड़ा होता है तो आयशिया उसके सर को काट देती है। अल्फोंस को यकीन नहीं होता कि वो इतनी जल्दी कैसे हार गया। वहीं दूसरी तरफ हारूटो अभी भी लूशियस के पीछे ही जा रहा है। लूशियस को देखते ही वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है। मुझे नहीं लगा था कि वहाँ कोई ऐसा होगा जो कि मेरी स्पीड को मैच कर पाएगा। आखिर तुम हो कौन? इसके बाद हम मिहारू को देखते हैं, जो कि हारूटो का पास्ट देख रही थी। वो उसे अपनी माँ के साथ देखती है, जिसके बाद वो देखती है कि कैसे एक बंदे ने हारूटो की मॉम को मार दिया था। आगे हारूटो बड़ा हो गया है और वो अपनी तलवार से लूशियस की गर्दन काट देता है। इसके बाद हारूटो वहाँ से जाने लगता है तो मिहारू उसे गले लगा लेती है कि तभी उसकी आंखें खुल जाती है और हमें पता लगता है कि ये सब बस एक सपना था। हारूटो उसे नहीं दिखाना चाहता कि वो फ्लोरा को बचाने आया है। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, आज तुम्हारी गर्दन मैं अपने हाथों से काटूंगा। ये सुन के वो हंसने लगता है। वो पहचान जाता है कि ये बंदा वही है जिसके साथ वो स्पिरिट कनेक्टेड है, लेकिन अभी भी उसे नहीं पता कि ये उसकी जान क्यों लेना चाहता है। तभी लूशियस अपना चाकू उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता। लगता है कि तुम ट्रिक्स यूज कर रहे हो। क्या पहन रखा है तुमने? हाँ, ट्रिक्स की बात वो भी तुम कर रहे हो। तुम मुझे काफी समय से ढूंढ रहे थे ना, तो थोड़ा खेलना तो बनता ही है। लेकिन हारूटो उसके सभी हमलों को ब्लॉक करता चाहता है और जब वो उसके ऊपर हमला करता है लूशियस फ्लोरा को बीच में ले आता है, जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ता है। लगता है कि तुम इसकी फिक्र ना करने का बस दिखावा कर रहे थे। दूसरी तरफ आयशिया अभी भी उन मॉन्स्टर से लड़ रही है
और बड़ी ही आसानी से उन्हें मारती जाती है। ये देखकर बाकी सब कुछ छोड़कर तभी मॉन्स्टर्स उससे लड़ने आ जाती है। सिलिया उसकी मदद करना चाहती है पर आयशा कहती है कि वो इन सभी को संभाल लेगी। दूसरी तरफ लूशियस लगातार हारूटो पे हमला कर रहा था, जिन्हें रोकने में उसे बड़ी मुश्किल हो रही थी। और जब हारूटो उसके ऊपर हमला करता है वो फिर से फ्लोरा को बीच में ले आता है, तो हारूटो हवा में कूदकर उसके ऊपर मैजिक से अटैक कर देता है, लेकिन वो इस अटैक से भी बच जाता है। ये इतनी सटीक तरीके से हमला कर रहा है कि फ्लोरा को जरा भी चोट ना आए। भला मैं ऐसे इंसान को कैसे भूल सकता हूँ। वो प्रिंसेस फ्लोरा को नीचे उतार देता है। ऐसे लड़ने में यार बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तू तो जानता है कि मैं कौन हूँ, पर मुझसे इतने लोग बदला लेना चाहते हैं कि मुझे तेरी शक्ल भी याद ही नहीं। आखिर बता तो दे तू है कौन। लेकिन हारूटो उसे कुछ नहीं बताता, तो वो फ्लोरा की गर्दन पर तलवार रख देता है। मुझे नहीं लगता कि तुमने उसे इसीलिए किडनैप किया है ताकि तुम उसे मार दो। यार तुमसे तो खेलने में भी मजा नहीं आता। ऐसी सिचुएशन में भी कितने ज्यादा शांत हो तुम। क्या हम तब मिले थे जब तुम बच्चे थे। लेकिन हारूटो अभी भी उसे कुछ नहीं बताता। इन सब से लूशियस परेशान हो जाता है। अच्छा हम एक डील करते हैं, मैं फ्लोरा को यहाँ से जाने देता हूँ, उसके बाद तुम मुझे अपनी पहचान बताओगे और फिर हम 1-on-1 फाइट कर सकते हैं। तुम जाओ और हम दोनों के बीच में खड़ी हो जाओ, क्योंकि आसपास काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। जब तक ये मेरी नजरों के सामने है मैं इसे कभी भी हॉस्टेज की तरह यूज कर सकता हूँ। अब आगे क्या होगा ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद हारूटो उसे अपनी पहचान बता देता है। अच्छा वो तो तुम बच्चे हो, मैं इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें तब क्यों नहीं मारा जब तुम बच्चे थे। ये सब सुन के हारूटो अपनी पूरी जिंदगी याद करने लगता है, कैसे उसकी मॉम की मौत हुई थी और उसके बाद उसकी जिंदगी कैसे बीती। जब कोई इतनी नफरत के साथ तुमसे लड़ने आता है उसकी सारी उम्मीदों को कुचलने में अलग ही मजा आता है। तुम्हारी मॉम ने मुझे बहुत देर तक एंटरटेन किया था और तुम्हें पता है कि उसके आखिरी शब्द क्या थे। प्लीज रियो को छोड़ दो। रियो का नाम सुन के फ्लोरा पहचान जाती है कि हारूटो है कौन। तू अब पहले से काफी बेहतर दिखता है, अब अंकल तुम्हारे साथ खेलेंगे, आ जाओ। लेकिन तभी हारूटो उसके पीछे पहुंच जाता है और उसका एक हाथ काट देता है। लूशियस उसके ऊपर हमला करता है लेकिन वो उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। आखिर मैं उसकी मूवमेंट्स को देख क्यों नहीं पा रहा। हारूटो फिर से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन इस बार वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और हारूटो पर हमला करता है। लेकिन अब हारूटो उसके ऊपर भारी पड़ने लगा था। उसे समझ नहीं आता कि यहाँ चल क्या रहा है और हारूटो का मैजिक बढ़ता कैसे जा रहा है। हारूटो इतनी बुरी तरह से उसकी पिटाई कर देता है कि डर के मारे वो वहाँ से भागने लगता है। तभी हारूटो एक मैजिक अटैक का यूज करता है और उसके हमले से चारों तरफ रोशनी हो जाती है। ये बार बार इतने पावरफुल अटैक यूज कर रहा है लेकिन फिर भी अभी तक उसकी सांस क्यों नहीं फूल रही। मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता और डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। तभी हारूटो एक स्पिरिट आर्ट का यूज करता है लेकिन लूशियस उसके सारे हमलों से बच जाता है। जिसके बाद वो फिर से हारूटो के ऊपर हमला करता है और मौका देखते ही वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हारूटो अपने अगले हमले से उसे नीचे गिरा देता है और जैसे ही वो फिर से खड़ा होता है हारूटो फिर से उसके ऊपर हमले करने लगता है और अब वो अधमरी हालत में जमीन पर गिरा हुआ था। हारूटो ने लगभग उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी है और उसका खून भी बहुत ज्यादा बह चुका है। मुझे जल्दी से अपने हाथ को अटैच करना होगा। लेकिन तभी हारूटो उसका हाथ उठाता है और उसे चला देता है। हारूटो उसे खत्म करने के लिए उसके ऊपर हमला करता है लेकिन लूशियस उसे डॉज कर लेता है, तो हारूटो उसके मुंह पर लात मारता है और तलवार उसकी छाती में घुसा देता है। और जब लूशियस उसे पकड़ लेता है हारूटो अपनी तलवार को लावा जितना गर्म बना देता है। तभी लूशियस अपने मैजिक से उसी चाकू को फ्लोरा की तरफ फेंकता है, तो हारूटो को उसे बचाने जाना पड़ता है। मुझे पता था कि तुम उसे बचाने जाओगे। इस बार हारूटो जब उसे मारने के लिए हमला करता है रेस आकर उसे बचा लेता है। वो हारूटो से कहता है कि अगर तुमने इसे मार दिया तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तभी एक ड्रैगन हारूटो के ऊपर हमला कर देता है और लूशियस को लेकर रिस वहाँ से चला जाता है। उस ड्रैगन का अटैक इतना भयानक था कि वहाँ का पूरा एरिया कांपने लगता है और दूर से सेलिया और आयशा सारी चीजों को देख रहे थे। सेलिया को हारूटो की फिक्र होने लगती है पर आयशा उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरा रियो को पहचान जाती है और उससे माफी मांगने लगती है, क्योंकि जब रियो ने उसे बचाया था वो उसे थैंक यू भी नहीं बोल पाई। उल्टा उसकी मदद करने की वजह से उसे अकेडमी को छोड़कर जाना पड़ा। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन आप सच में मुझे थैंक यू कहना चाहती हैं तो रियो नाम को भूल जाइए। ये सुन के फ्लोरा रोने लग जाती है। दूसरी तरफ हम लेजर लॉर्ड को देखती हैं जो कि उन दोनों लड़कियों को शुक्रिया अदा कह रही थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से सिटी का इतना कम नुकसान हुआ। दूसरी तरफ हम गुस्ताव को देखते हैं जिसे रोवाना हील कर रही थी। तभी वहाँ पर वो तीनों भी आ जाती है। आगे सिलिया उसे हील करने लगती है और रोवाना यहाँ पर जो भी हुआ था लेजर लॉर्ड को बताने लगती है और कहती है कि सभी को चोट आई है लेकिन किसी की भी जान नहीं गई। आगे रोवाना उससे फ्लोरा के बारे में पूछती है तो लेजर लॉर्ड उसे बता देती है कि एक आदमी उसे लेकर जा रहा था लेकिन हारूटो उसे बचाने
गया है। तभी आयशा बाहर देखती है और बताती है कि हारुतो वापस आ गया है, जिसके बाद वो तीनों वहाँ आ जाती है। जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं फ्लोरा को सही सलामत वापस ले आया, लेकिन वो किडनैपर्स मुझसे बच गए। लेजर लॉर्ड कहती है कि कोई बात नहीं और उन दोनों को महल में चलने को कहती है। फ्लोरा बताती है कि उसके पैर में चोट आई है, तो वो उसे गोद में अंदर ले जाने लगता है। लेजर लॉर्ड उससे किडनैपर्स के बारे में पूछती है। मेरे पास की वजह से मैं किडनैपर को जानता हूँ और उसका नाम लूशियस है। दूसरी तरफ लूशियस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। रीस उसे मरने नहीं देना चाहता था और वो एक स्टोन उसके शरीर के अंदर डाल देता है। दूसरी तरफ हारुतो फ्लोरा के साथ रूम में पहुंच जाता है, जहां गस्ताव उसे बचाने के लिए हारुतो का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद हारुतो सिली और आयशा के साथ एक रूम में आराम करने के लिए चले आता है, जहां हारुतो उन दोनों को बता देता है कि फ्लोरा को पता चल गया है कि वो असल में है कौन, पर उसने उससे कह दिया है कि वो रियो नाम का यूज दोबारा ना करे और शायद वो इस चीज को समझ गई है। पर फिर भी वो कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा, क्योंकि अगर सेलिया की भी असली आइडेंटिटी उन्हें पता लग गई तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आगे सेलिया उसे किडनैपर के बारे में पूछती है, तो हारुतो उसे सारी चीजें बता देता है, पर वो उससे कहता है कि ये चीजें और किसी को वो ना बताए, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आगे वो सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, जहाँ गुस्ताव उसे बताता है कि फ्लोरा को किडनैप करने के बारे में उन्हें कुछ पता चला है। वो हमारे किंगडम के एक लो रैंक फैमिली से बिलोंग करता था, उसका नाम लूशियस है और एक समय पर वो किंग की स्वॉर्ड बनने के लिए एक कड़ा दावेदार था, जिसकी वजह से उसकी एक बार बैटल एल्फ्रेड से भी हुई थी, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि वो एक नोबल नहीं था। लेजर लॉर्ड बताती है कि लूशियस के साथ एक रेस नाम का आदमी भी था, पर हारुतो या फिर फ्लोरा ने उसका चेहरा नहीं देखा था। इसके बाद हारुतो स्पिरिट विलेज में पहुंच जाता है, जहां उसे देखते ही लातिफा उसके गले लग जाती है। आगे हारुतो उन्हें बता देता है कि उनकी दोस्त किंगडम की हीरो के रूप में सम्मन हुई है। आके उसके बड़े भाई के बारे में पूछती है, लेकिन हारुतो के पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो सात्सुकी के साथ ही हो। इसके बाद वो उसी घर में जाकर साथ में खाना खाते हैं। कुछ दिनों के बाद हीरो की पार्टी का दिन आ जाता है, जहाँ सभी हीरोज को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था। हीरो के साथ साथ वहाँ हारुतो को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ उसका लास्ट नेम मामा गावा भी यूज किया जाता है, जो सुन के मिहारू हैरान हो जाती है। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। और जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हो सके तो चैनल की सभी वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।